तो शुरू करें। ऑनलाइन वाले को स्क्रीन वॉइस कंफर्म करें एक बारी। अंजलि कनिका क्लियर है। चलो लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 हमारा हो गया है। कौन सा मुश्किल है सबसे? अब तक कौन सा मुश्किल है सबसे? यार तो तुम 4 पढ़ चुके हो, मतलब थोड़ी वैल्यूएशन तो तुम लोगों को भी आती है करनी। ऑनेस्टली कौन सा मतलब ऐसा लगा कि यार सर थोड़ा सा टेढ़ा था? फर्स्ट फर्स्ट टेढ़ा नहीं था, फर्स्ट तो मतलब तुमने क्वेश्चन डिफिकल्ट कराए थे ना, तो तुम्हें लग रहा है टेढ़ा है वो। इतना भी मुश्किल नहीं है। और सेकंड थर्ड फोर्थ, थर्ड थर्ड ही थोड़ा सा हल्का फुल्का था वैसे। ठीक है बट फोर्थ तो सिंपल था, है ना? फोर्थ तो हो जाएगा। सेकंड भी आराम से हो जाएगा। थर्ड में भी एक दो, बस एक दो एरियाज ही हैं, ज्यादा नहीं है। और फर्स्ट तो ठीक है, उसको तुम जो क्वेश्चन बैंक कर लोगे तो वो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। और सबसे आसान चैप्टर है ये वाला, चैप्टर नंबर 5। पढ़ने के मामले में बिल्कुल आसान है। तंग कर सकता है तो थोड़ा बहुत टेढ़ा क्वेश्चन, क्योंकि जब सिंपल चैप्टर होता है तो क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं। देयर इज ओनली सिंगल एरिया जो मुझे लगता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टेढ़ा है, दैट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ ये वाला एरिया है हमें जो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस एरिया में काफी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं विच आर समवेयर हार्ड टू लर्न ऑल दोज पॉइंट्स। मतलब ऐसा नहीं कुछ डिफिकल्ट है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट इतने सारे पॉइंट्स हैं कि 5 6 क्वेश्चंस बनते हैं, हर किसी में 3 3 4 4 पॉइंट्स। दैट मेक्स इट 24 25 पॉइंट्स टू रिमेंबर इन सिंगल टॉपिक। तो उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आना और उसका वही वाले पॉइंट्स याद रहने मेक्स इट डिफिकल्ट। तो ये डेफिनेशन है डिफिकल्ट की। अदरवाइज इसके अंदर कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस के ऊपर। मैक्सिमम टाइम आने के चांसेस होने चाहिए लीडरशिप के ऊपर, बहुत टाइम से टारगेट नहीं हुआ है। और बाकी कोई एरिया इसके अंदर इतना खास है नहीं। ठीक है, बाकी बहुत बेसिक बेसिक बातें करता है। तो अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं उसके अंदर हमने चैप्टर 1 जो पढ़ा था, तो चैप्टर 1 के अंदर से हमने इवेल्युएशन करी थी 4 बड़ी चीजों की, राइट? कौन कौन सी? कौन कौन सी 4 बड़ी बातों की चैप्टर नंबर 1 से निकाल के लेके आए थे? विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसको हमने इवेल्युएट करा और लेके कहाँ चले गए? चैप्टर नंबर 2 में। 2 से हमने क्या करा? उसको क्या करा? स्ट्रेटेजी एनालिसिस करी, कहीं ना कहीं प्लानिंग करनी शुरू करी उसके ऊपर। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ा? चैप्टर के नाम में क्या था? चैप्टर का नाम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो कहीं ना कहीं हमारा फोकस किस पे था स्ट्रेटेजी एनालिसिस में? उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर, जो हमें क्या निकाल के देता है उसकी, क्या निकाल के देता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? स्वॉट एनालिसिस का कौन सा वाला हिस्सा? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स निकाल के देता है हमारे को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो वही करता है ना मेन। तो हमने उसको सेकंड नंबर चैप्टर में वहां से इवेल्युएट करा। करते करते हम कहाँ पे आ गए? जब हमारे को एक्सटर्नल सारे एरियाज का पता चल गया, उसके अंदर पेस्टल आया एक्सटर्नल की हेल्प करने के लिए, तभी वो उसका मेजर टॉपिक था। फिर माइक्रो मैक्रो समझा, ये समझते 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 आगे बढ़ते रहे। एंड फिर किसके अंदर आ गए? चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो 3 के अंदर क्या करा फिर हमने? इंटरनल एनवायरनमेंट को, मतलब अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस के बारे में जानने की कोशिश करी। और उसके बेसिस पे हमने काफी सारे एरियाज पढ़े। और कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकना ही सबसे मुश्किल पार्ट होता है इंसान का, वही वाला चैप्टर। इसलिए चैप्टर नंबर 3 भी डिफिकल्ट है, क्योंकि अपने अंदर के इतने सारे एरियाज हैं कि किस किस को सही करना है, कितने कहाँ कौन कितने पानी में हम लोग हैं, कहाँ जाना है, इस सारे एरियाज को हमें चैप्टर 3 ने सिखाया। तो इस वजह से वो चैप्टर 3 थोड़ा सा टेढ़ा लगा हमें। उसके बाद हम किसमें चले गए? चैप्टर 4 में। जब हमने इंटरनल एक्सटर्नल सब कुछ देख लिया, तो कहीं ना कहीं हम तैयार थे कि हमें अपना भी पता है, बाहर का भी पता है। अब हमारे को क्या चाहिए? चॉइस चाहिए, स्ट्रेटेजी चॉइस चाहिए कि भाई चॉइस बता दो कौन कौन सी है, और हम उसके अकॉर्डिंगली आगे चले जाएंगे। तो चॉइस कैसे करनी है उसके लिए कुछ लोग आए हेल्प करने के लिए, और दूसरे नंबर पे हेल्प करने के लिए क्या आए? और क्या आए थे? क्या आए थे? क्या आए थे? मैट्रिसेस। किस नाम से आए थे? पहले पूरा नाम क्या बोलते हैं मैट्रिसेस को? मैट्रिसेस की मैंने क्या बोला? मैट्रिसेस तुम्हारे लिए नहीं है, तुमने क्या बोलना है? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो। आगे क्या था वो 4 मैट्रिक्स जिसके अंदर है? हेडिंग का नाम क्या है? पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल्स। पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल्स आए। नाम पढ़ना सीखें प्लीज, ये बच्चों वाली बातें ना करें मेरे सामने। सर मैट्रिक्स मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है। क्या होते हैं?
पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल्स होते हैं। कौन कौन से मॉडल्स की बात आएगी तब आपके पास आने चाहिए? कितने मॉडल्स हैं? 4 मॉडल्स हैं। कौन कौन सा मॉडल है? एनसॉफ का मैट्रिक्स आ गया, दूसरा एडीएल आ गया, बीसीजी आ गया, और चौथा जीई। जीई पूरा मैकेंजी मैट्रिक्स। जी की फुल फॉर्म क्या थी? जी की फुल फॉर्म क्या थी? क्या थी मैंने बताई थी? क्या थी जी की फुल फॉर्म? क्या थी जल्दी बताओ। तुम लोगों ने सवाल नहीं पूछा, इसका मतलब तुम्हें पता होगी। जल्दी बताएंगे। तो अब बताओ कहाँ लिखी है, जल्दी बताओगे। तुम्हारे सामने खोल दिया मैंने यार, तुम क्यों जा रहे हो पीछे? तुमने पूछा क्यों नहीं जरा लिखा है ज्यादा? जब बीसीजी का नाम बताया था मैंने, तो फिर तुमने जी का क्यों नहीं पूछा? एडीएल का बताया था, एनसॉफ का। तो फिर व्हाट अबाउट बी जी? व्हाई ही इज सो डिफरेंट देन द रेस्ट? बताइए बताइए बताइए। एनीबडी? कोई यस तुक्का मारना चाहेगा? सॉरी। वाह, व्हाट अ परफेक्ट तुक्का। जनरिक इलेक्ट्रिक मॉडल। सर क्यों सर ऐसा? क्यों सर ऐसा क्यों? जनरिक इलेक्ट्रिक मॉडल क्यों सर? हम्म, काइंड ऑफ लिंक्ड, यस गुड। गोइंग नियर। जनरिक इलेक्ट्रिक मॉडल बोला उसने, क्यों बोला होगा? कोई बताएगा? किसी के माइंड में कुछ आ रहा है? जनरिक इलेक्ट्रिक तो बिल्कुल सही है। जनरिक इलेक्ट्रिक मैकेंजी। जैसे कितनी फालतू चीजों पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग। कोई कहेगा नहीं ऐसा मुझे, इधर क्या करना है सर, जी मैकेंजी बस हो गया, बात खत्म। तो इसने बिल्कुल सही बोला कहीं ना कहीं, द पॉइंट वाज वेरी रिलेटेड टू ये लाइट्स का जो स्ट्रक्चर बताया। तो ये इसके पीछे एक थ्योरी थी। या थ्योरी एक्सप्लेन करूं? नहीं करूंगा। पढ़ के आना, गूगल करेंगे सारे प्लीज। ठीक है, एक अच्छी स्टोरी है, पढ़ोगे तो तुम्हें मजा भी आएगा। यू विल लाइक इट। कि वाई ही नेम्ड इट एज जीई मैकेंजी, वाई मतलब मैकेंजी मैट्रिक्स भी बोल सकता था, नाम से रख देता। वाई जनरिक इलेक्ट्रिक। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है प्लीज गूगल करना। टाइम पास जब नहीं हो रहा होगा, वैसे तो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं वक्त होगा इस टाइम पे, मैं समझ सकता हूँ, है ना? बिल्कुल तुम फोन नहीं चलाओगे, कुछ नहीं करोगे, सिर्फ पढ़ोगे। ट्राई करेंगे एक बारी, नहीं किसी को पता चलेगा तो आई ट्राई, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, 3:45 एंड करना है, तो चलो पहले फोकस करते हैं थोड़ा सा नए टॉपिक पे। 3 दिन के अंदर ट्राई करेंगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इसको खत्म करते हैं। चलो क्या करना है सर? चैप्टर नंबर 4 तक आ गए थे, चॉइसेस मिल गई। अब कहीं ना कहीं हमें पता है कौन सा मॉडल लगा के मेरे को क्या निकल के आएगा, और किसके बेसिस पे, जो मेरे को इंडस्ट्री के काफी सारे वेरिएबल्स मिले। किसी ने बोला प्रोडक्ट ग्रोथ के बेसिस पे डिसाइड कर लो, किसी ने बोला एक ने बोला प्रोडक्ट ग्रोथ, दूसरे ने बोला मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ, तीसरे ने बोला कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ और इंडस्ट्री का लाइफ साइकिल, और चौथे ने बोला इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस यूनिट। तो ये 4 के बेसिस पे उसने बोला ये इंडस्ट्री के बड़े बड़े फैक्टर्स हैं, इनके बेसिस पे कहीं ना कहीं फेयर आइडिया तुम्हें लग जाएगा कि तुम्हें कौन सा मॉडल फॉलो करके, कौन सी वाली जो किसने स्ट्रेटेजीज दी थी, किसने वो स्ट्रेटेजी दी थी बिजनेस लेवल के लिए, जेनरिक स्ट्रेटेजीज दी थी किसने? पोर्टर ने। तो वहां पे तुम्हें एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि उसमें से तुम्हें कोई स्ट्रेटेजी चूज करनी है तो तुम उसकी स्ट्रेटेजी को चूज कर सकते हो। जब तुम्हें राइट स्ट्रेटेजी का डिसीजन लेना होता है तो स्वॉट कर लेना। पोर्टर का कौन सा मॉडल साथ में? स्वॉट प्लस 5 फोर्सेस मॉडल को यूज करके तुम कहां पहुंच जाओगे? अपने एक अच्छी स्ट्रेटेजी की चॉइस पे पहुंच जाओगे, जो तुम्हें जेनरिक किसने दी थी? पोर्टर ने दी थी। पढ़ा था हमने चार्ट भी, यस और नो? यस।
अब उसको पढ़ते पढ़ते कहानी है कि सर अब जब आप चॉइस भी कर चुके हो तो चैप्टर खुद ही बता रहा है अब आपका काम कितना सा रह गया है, स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंटेशन करना एंड उसकी इवेल्युएशन करना। क्या ये हमारे प्रोसेस का लास्ट स्टेप था? प्रोसेस के लास्ट स्टेप पे पहुंच गए, स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना और उसको इवेल्युएट करना। तो यही है ट्रांसफॉर्मिंग प्लान्स इनटू परफॉर्मेंस एंड असेसिंग सक्सेस, कि हम कहां पहुंचे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चार्ट भी आपको बता रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अपने एक्शन प्लान्स लेने और रिसोर्स एलोकेट कब करना है, मॉनिटरिंग कब करते हो, परफॉर्मेंस, और तरह की चीजें बताता है, और लास्ट में आप अपना सक्सेस वगैरह बता दिए। तो वापिस से लूप ऐसे ही चलता रहता है। जब आपको वहां कोई फैक्टर सही से नहीं मिलेगा, आप करेक्टिव एक्शन करने के लिए आओगे तो उसका फिर से आपको प्लान बनाना पड़ेगा। तो इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट विल कीप ऑन गोइंग, कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अब हमें इसके अंदर पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। पहले बहुत सिंपल सी बात है, पहले तो ये देखो सिंपल सा यही क्वेश्चन, द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, चैप्टर नंबर 1, डेवलपिंग विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव इन सिंक विद ऑल द 3 लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर नंबर 2, then reading the environmental matrices, understanding product, customer, market and pastel analysis obviously। then chapter number 3, उसके अंदर आया कि SWOT एनालिसिस को मेन फोकस करा, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ और अपने वीकनेसेस के बारे में जानना था। चैनल्स देखे हमने बहुत सारे, मैंड्रोस का मैट्रिक्स पढ़ते हुए आए हम, उस तक हमें स्टेक होल्डर्स के बारे में पता चल जाए। देन चैप्टर नंबर 4 ने हमारे को बताया कहाँ कहाँ कितना बड़ा तो हो सकता है, जितनी बड़ी तेरी सोच उतना बड़ा जा सकता है, और उसको यूज करने के लिए दीज आर द मैट्रिसेस यू आर होल्डिंग अप। ठीक है, तो ये 4 पढ़ते पढ़ते आए, एंड देन लास्ट में अगर मैं इसकी बात करूं तो हम अपने लास्ट वाले स्टेप पे पहुंच गए, स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। क्या क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं तो सर बिल्कुल जो पहले वाला होता है इसे फॉर्मुलेशन कब बोलते हैं, जब ये कहानी कहां से शुरू होती है, डेवलप करने से आपकी कहानी शुरू होती है। जब आप डेवलप करने से जाते हो, डेवलप करते करते आप जब क्या करते हो, जब एनालाइज करते हो, सिलेक्ट करते हो स्ट्रेटेजीज, तो यहां तक आपकी फॉर्मुलेशन चलती है। अब उसके बाद कहानी आती है हमें यहां से पढ़ने, यहां तक हम कवर कर चुके हैं। देन इंप्लीमेंटेशन कैसे करनी है और इवेल्युएशन कैसे करनी है। क्या क्लियर है चार्ट? ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा शुरू करते हैं आगे। सर फॉर्मुलेशन वर्सेस इंप्लीमेंटेशन, तो सर कब फॉर्मुलेशन है और कैसे पता चलता है कि अब हम फॉर्मुलेशन के स्टेज को क्लियर करके, वहां तो पेपर के अंदर तो ऐसा आएगा नहीं ना कि चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 के नाम से क्वेश्चन आएगा, वरना तो पता चल जाता है इंप्लीमेंटेशन का आया है। तो क्वेश्चन कैसे सर पता लगेगा क्या कि कब हमारी स्टेज कौन सी थी, फॉर्मुलेशन थी, और अब हमारी स्टेज कौन सी आ गई है, इंप्लीमेंटेशन आ गई है। तो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन की बात करें तो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन बहुत सिंपल सी बात करता है, द व्हाट। तो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज ऑल अबाउट व्हाट। तो व्हाट चूजिंग डायरेक्शन आपने करनी है, तो क्या है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस आपका, क्या है फोकस आपका, क्या है सीनियर मैनेजमेंट की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर्मुलेशन, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर्मुलेशन, सीनियर मैनेजमेंट की, मतलब कॉर्पोरेट लेवल की किसकी होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं आपको सारे व्हाट के आंसर्स करता हुआ मिलेगा। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा, तो कहीं ना कहीं अभी भी आप फॉर्मुलेशन के कहीं ना कहीं क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर रहे हो। पेपर में याद रखना है, पेपर कंफ्यूज करता है, कभी कभी दोनों वर्ड डालेगा, कुछ ना कुछ डालेगा, ताकि आप कंफ्यूज, आपको यही नहीं पता चलेगा आंसर कौन से वाले चैप्टर से बनाना है मुझे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि सब जब सारे क्वेश्चन एक साथ आएंगे तब ये नहीं पता चलेगा 1 से कौन सा 2 से कौन सा। ठीक है, विजन वगैरह आ जाएगा, पर विजन वगैरह क्या मैं 5th चैप्टर में यूज नहीं कर सकता। क्वेश्चन पूछने के टाइम, इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे भी तो क्वेश्चन को विजन से शुरू कर सकता हूँ, यस सर नो कर सकता हूँ। तो अगर मुझे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाना होगा तो इट्स वेरी इजी कि मैं चैप्टर नंबर 2 3 में से कोई पॉइंट उठा के डाल दूं, ताकि आप लोगों का सारा टेंशन उधर चली जाए और मेरा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 पे होगा। तो इसलिए फॉर्मुलेशन तक का क्वेश्चन है या नहीं है, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि वो व्हाट की बात कर रहा है, कि क्या आपने चूज करना है, कैसे करना है, क्या आपका प्रोसेस रहेगा, क्या आपकी इफेक्टिवनेस रहेगी। तो वो सारे आंसर्स करने के लिए फॉर्मुलेशन बनी होती है। लेकिन इंप्लीमेंटेशन किसकी बात करता है, हाउ की बात करेगा। कि बेसिकली आपको कहीं ना कहीं आप एक्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन के अंदर जा रहे होगे, कि मैनेजमेंट को कुछ ना कुछ करता हुआ दिखाएगा क्वेश्चन, कि मैनेजमेंट ये कर रही है, इसके बेसिस पे मैनेजमेंट ने ये करने की डिसाइड करा, ऐसी चीजें करने की बात करेगा। जब पे कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेशन एग्जीक्यूशन की बात करेगा, मतलब मेकिंग इट हैपन। जो आपने यहाँ पे ये चूज डायरेक्शन करी थी, इसको मेक इट हैपन करने का काम कौन करती है, इंप्लीमेंटेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस करने पे फोकस होगा, उस पर एफिशिएंसी पे फोकस होगा, और कोऑर्डिनेशन अक्रॉस लेवल्स, कहीं ना कहीं पूरे लेवल्स पे कोऑर्डिनेशन की बात करेगा। मतलब किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इंप्लीमेंटेशन की, यस और नो। तो सर इंप्लीमेंटेशन, अभी इसका पूरा डिफरेंस पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पहले बेसिक समझो। कहीं ना कहीं फॉर्मुलेशन इज ऑल अबाउट व्हाट एंड इंप्लीमेंटेशन इज ऑल अबाउट हाउ। तो टेक्निकली imperfect but well implemented often achieves more than a perfect but unexpected one। तो ये अच्छी खासी लाइन थी, मैंने यही चाहिए थी। टेक्निकली imperfect but well implemented plan। तो कभी कभी क्या होती है, चीजें थोड़ी बहुत imperfect होती है, लेकिन आप उसे इंप्लीमेंट सही तरीके से कर लेंगे। वैसे भी हमारी कभी भी सिलेबस 100% कवर नहीं होता, दैट्स अ फैक्ट। ठीक है ना, इतना सारा कुछ है, बट अगर हम सही तरीके से इंप्लीमेंट कर ले, अगर हमने 90 या 80 भी करा है, तो भी क्या हमें रिजल्ट मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट द राइट इंप्लीमेंटेशन, इवन इफ यू आर नॉट 100% कवर्ड विद द सिलेबस। ठीक है, तो प्लीज फोकस उस पर मत करें, कॉन्फिडेंस से फोकस करो और इंप्लीमेंटेशन सही करने फोकस करो।
सारा कोई नहीं कवर कर पाता कभी। फिर आता है सर मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी। तो अगर आपने अनसर्टेनिटी होती है इसके बारे में अगर पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, बस बहुत हल्के में बता दूं, ये बिल्कुल ओवरव्यू है। तो मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी, तो क्या क्या हमने पढ़ा था स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी के बारे में पहले भी? क्या ये वर्ड हम सुनते हुए आ रहे हैं पहले से कि नहीं? इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी की बात करी थी, मतलब कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी होती है, कुछ स्ट्रेटेजीज में भी अनसर्टेनिटी रहती है। तो जैसे कि हो सकता है कोई स्ट्रेटेजी प्रॉपर तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी ना दे रही हो, डाइवर्सिफिकेशन ना दे रही हो, मॉनिटरिंग में भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, रेजिलियंस में भी हो सकती है, कोलैबोरेशन भी हो सकती है। बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, जस्ट एन ओवरव्यू, नीचे आएगा ये टॉपिक, उसके बारे में बात करेंगे। तो द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर इवेंट्स मैनेज थ्रू, तो कहीं ना कहीं क्या आता है कि जितनी भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है फ्यूचर इवेंट्स की, उसके अंदर हम क्या छुपी होती है, क्या छुपी होती है फ्यूचर इवेंट्स की अनसर्टेनिटी में, क्या छुपी होती है? स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी। कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटेजी का फैक्टर क्या बदल जाएगा जैसे ही अगर आपका कोई ना कोई इन्वायरमेंट में कुछ फैक्टर बदला, तो मूवमेंट आपने कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी बना रखी है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। यस और नो? क्या स्ट्रेटेजी, क्या इन्वायरमेंट स्ट्रेटेजी इफेक्ट कर सकता है? कर सकता है ना। एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स तो पढ़ के आ ही रहे हैं हम, तो क्या कुछ भी बदलने से, अगर पेस्टल में कुछ बदल गया तो क्या मेरी स्ट्रेटेजी जितनी मर्जी अच्छी हो खत्म? यस और नो? हो जाएगी ना। तो वो इफेक्ट होने के चांसेस पूरे पूरे हैं या नहीं है? है या नहीं है? है। ठीक है, एबीसीडी के ऊपर मैं थोड़ा सा वापस आऊंगा, अभी मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ उसको, आगे चलते हैं। सर फॉर्मुलेशन की जब बात होती है तो उसके अंदर तीन चीजें आती हैं। पहले नंबर पे स्ट्रेटेजी की प्लानिंग, दूसरे नंबर पे ऑपरेशनल प्लानिंग, एंड तीसरे नंबर पे स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी। तो सर हम कहीं ना कहीं क्या थोड़ा बहुत ये पढ़ के आ रखे हैं, आ रखे हैं या नहीं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? जल्दी से बताओ, क्या आपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में बातें करी हैं अब तक पहले चैप्टर्स में? यस और नो? चैप्टर नंबर 2 से शुरू हुए थे तो हम चैप्टर नंबर 2 में गए थे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करते हुए कि नहीं? स्ट्रेटेजी एनालिसिस करा था तो क्या कर रहे थे वहां पे हम? स्ट्रेटेजी एनालिसिस कर रहे थे कि नहीं? तो वो क्या थी? स्ट्रेटेजी प्लानिंग थी या नहीं थी? तुम कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो? क्या करते आ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 से, 3 से 4 से? प्लान ही तो करते आ रहे हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी लेनी है, जेनरिक का फॉलो करनी है नहीं करनी है। इतनी देर से क्या कर रहे थे हम? प्लानिंग ही तो कर रहे थे पूरे चैप्टर में, इंप्लीमेंटेशन ही तो नहीं करी अभी हमने। मतलब फॉर्मुलेट तो हम करते आ ही रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ना। मेन कहानी किसकी बची है? इंप्लीमेंटेशन की, और उसके बाद इवेल्युएशन की। तो कहीं ना कहीं क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमने करी है अब तक? बिल्कुल करी है। हम पूरी कहानी हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे पढ़ रहे थे अभी तक, और अब इसके साथ में ऑपरेशनल प्लानिंग के करते आ रहे हैं। बिल्कुल करते आ रहे हैं। कितनी बार में ऑपरेशंस की बात करी या नहीं करी? रिसोर्सेज कहाँ लगाएंगे, ये क्या करेंगे, वो सारी क्या थी, उसकी प्लानिंग ही तो थी कि कैपेबिलिटीज कहाँ पे होंगी, कहाँ पे यूज करने हैं। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स पढ़े थे, उसके अंदर इंटरनल प्रोसेस पढ़ा था। वो किसके बारे में था? ऑपरेशंस के बारे में ही तो था कि इंटरनल प्रोसेस आपका पूरा का पूरा ऑपरेशन है, आप कैसे हैंडल करोगे। क्या नहीं पढ़ा? स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी का सिर्फ नाम सुना था, लेकिन इसमें होता क्या क्या अभी हमने इसको नहीं पढ़ा, ये क्लियर है। तो सर पहला क्वेश्चन आता है, 2018 के अंदर आया था शायद, अब तो मुझे नहीं लगता दोबारा कभी आएगा, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग के बारे में पूछा इसने। क्वेश्चन इसने पूछा भाई कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी कैसे होते हैं, बिल्कुल दोनों कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी कैसे होते हैं, टॉप लेवल वाले लोग ही बात करते हैं इसकी। तो सर कौन कौन सी बात आ गई? तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या करता है? शेप द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिसोर्सेज। पहले पूरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग समझ लेते हैं, यहीं से डेफिनेशन भी बन जाएगी इसकी, कि पहले क्या करता है सर, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है जो शेप करती है आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, आपके रिसोर्सेज कहाँ पे प्लान करने हैं, कैसे करने हैं, वो बताती है। दूसरा असेस करती है किसका, किसका असेस करती है? इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स। क्या क्या ये इससे पता चलता है? चैप्टर नंबर 2 पे आ गए हम। मैंने बोला चैप्टर नंबर 2 में स्ट्रेटेजी एनालिसिस में गए थे, क्या करने गए थे? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को पढ़ने के लिए गए थे कि नहीं गए थे? तो वही तो बात कर रहे हैं कि इम्पैक्ट को असेस करती है, तो हम प्लानिंग ही तो कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 से। फिर एक होलिस्टिक व्यू देती है किसका? आपके ऑर्गेनाइजेशन का, कि भाई बाहर के हिसाब से तुम लोग कहाँ पे खड़े हो, पूरा का पूरा इंडस्ट्री पढ़ा था हमने, स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स, इंडस्ट्री एंड मार्केट। यस और नो? तो वो सारा क्या था, बता रही थी कि भाई इंडस्ट्री एंड मार्केट के हिसाब से तुम्हारी क्या सिचुएशन है, कस्टमर कंज्यूमर के बारे में डिफरेंस, वो सारे कहानी यही है। उसके बाद डेवलप्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजीज, क्या पढ़े थे हमने चैप्टर नंबर 1? यस और नो? तो वो क्या थी, प्लानिंग शुरू हो गई थी, इज कंसर्न विद द, किसके बारे में? लॉन्ग टर्म सक्सेस। और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? क्या इनमें से कोई बात नवी है? यस और नो जल्दी से? है या नहीं? नहीं है ना, तो मतलब सर अगर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी तो भी यही लिखनी है, डिफरेंस आ जाएगा तो भी ऐसे ही बनाना है। तो सर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होता है हमारा, क्या क्या जल्दी से?
प्लानिंग क्या करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को शेप करती है और उसमें क्या बेटर करती है कि हमारे रिसोर्सेज क्या हो जाए, ऑप्टिमम यूज हो जाए। दूसरा, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स के बारे में इम्पैक्ट करके असेस करके बताती है हमारे को। तीसरा, होलिस्टिक व्यू देती है हमारे को ऑर्गेनाइजेशन का। चौथा, होलिस्टिक व्यू का मतलब क्या हो गया, उसके ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजीज के बारे में बताती है कैसे डेवलप करेंगे। और उसके बाद लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीनियर मैनेजर की। अगर ये सीनियर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो कहीं ना कहीं ऑपरेशनल किनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में चला जाएगा, फंक्शनल मैनेजर की, कि भाई तुमको ऑपरेशनली मैनेज करनी पड़ेंगी चीजें। फिर ये डील्स विद द करंट, अब ये क्या कर रही थी, रिसोर्सेज के बारे में स्ट्रेटेजी क्या बनाती है, शेप करती है कि भाई क्या रहेंगी, तो रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, और ऑपरेशन क्या करेगा उसको। इन्होंने बताया ये रिसोर्सेज है, ऑपरेशन का काम क्या होगा, उसको सही तरीके से डिप्लॉय करना, यूटिलाइज करना, मतलब डील्स विद द करंट डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज की। अगर डिप्लॉय करने रिसोर्सेज तो वो किसका हिस्सा बनेगी, कौन सी प्लानिंग का, ऑपरेशनल प्लानिंग का। यार अगर रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज का काम क्या होगा, करने वाला काम क्या होगा, वो सारा ऑपरेशन का काम होता है। तो ऑपरेशन डिप्लॉय करना ऑपरेशन का काम होगा, रिसोर्सेज के बारे में स्ट्रेटेजी बनाना किसका काम होगा। जल्दी यार, इसे बच्चों वाले आज सोचना होगा, स्ट्रेटेजी का बनाने का काम किसका होगा, रिसोर्सेज के बारे में। प्लानिंग का, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में डिसाइड करेंगे रिसोर्सेज कौन कौन से प्लान करने हैं, डिप्लॉय कौन करेगा, ऑपरेशंस। इसमें टकने वाली क्या बात है। दूसरा, डेवलप टैक्टिक्स रेदर देन स्ट्रेटेजी, क्योंकि स्ट्रेटेजी कौन बनाता है, टॉप लेवल वाले, सीनियर वाले। ये कौन है लोग, फंक्शनल वाले। तो ये क्या करेंगे, उसको करने का तरीका ढूंढेंगे, टैक्टिक्स निकालेंगे। फिर प्रोजेक्ट्स करंट ऑपरेशंस इनटू द, यहां से पॉइंट क्या आया था, ये होलिस्टिक व्यू दे दी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की, क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म सक्सेस क्या होगी, उसके बेसिस पे इन्होंने क्या करे, अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे, फ्यूचर को कैसे अचीव करने के लिए बनाने, उनके ऑपरेशंस रेडी कर लिए। फिर मेक मॉडिफिकेशन टू द बिजनेस फंक्शंस बट नॉट फंडामेंटल चेंजेस। फंडामेंटल चेंजेस करना क्या ऑपरेशन के बस का है, नहीं है ना। तो इसका मतलब वो क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ छुटपुट मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, अपने तरीके से काम कर लो, लेकिन रिजल्ट तो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हमको क्या चाहिए, वो प्लानिंग से मिल गया होगा। तो रिजल्ट और ऑब्जेक्टिव आपको मिलते हैं, अचीव कैसे करना है उसके बारे में आपने ये वाला रास्ता लेना है, वो रास्ता लेना है, वो फर्क नहीं पड़ता टॉप वालों को, कोई भी रास्ता लो, हमें एंड में क्या चाहिए आपसे, रिजल्ट चाहिए। यस और नो, क्लियर। तो सर ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर चीजें क्या आती हैं जल्दी से, ऑपरेशनल प्लानिंग रिसोर्सेज को क्या करता है। दूसरा, वहां पे स्ट्रेटेजी क्या होती है, वहां पे क्या होती है, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। यहाँ पे क्या होते हैं उसके, स्ट्रेटेजी को, टैक्टिक्स को डेवलप किया जाता है। तीसरा, जल्दी जल्दी, तीसरा, करंट ऑपरेशंस को प्रोजेक्ट करते हैं किसके हिसाब से, फ्यूचर के हिसाब से। यहाँ पे उसने बताया था कि होलिस्टिक व्यू के साथ में ये वाला लॉन्ग टर्म सक्सेस कैसे रहेगी, वो कंसर्न होते हैं इसके बारे में, उसको ये प्रोजेक्ट कर देते हैं कि सर ये कैसे होगा काम, आपने काम तो बता दिया, क्या करना है, कैसे करने का काम कर बताने का हम प्रोजेक्ट बता देते हैं, इस तरीके से अचीव हो जाएगा। उसके बाद मॉडिफिकेशंस करना किसी भी चीज के अंदर, क्योंकि फंडामेंटल चेंज अलाउड नहीं होता। और लास्ट में फंक्शनल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है ऑपरेशन प्लानिंग का। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता अब ये डिफरेंसेस आने का टाइम रह गया है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है जो बिल्कुल बेसिक होता है, वो कोई भी हो सकता है जो इस लेवल का आएगा। उससे ज्यादा क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता पेपर डिजर्व करता है आप लोगों का अब इस पीरियड ऑफ टाइम पे। अब थोड़े क्वेश्चन टेढ़े हो गए हैं, तो अच्छी बात है। वो इतने बेसिक क्वेश्चन का आंसर करना बहुत मुश्किल लगता है मुझे, तो तुम्हें आसान लग सकता है। चलिए जी, किसके बारे में बात करेंगे, तीसरा, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। अभी तक पहला इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है वो यही है। सो स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी क्या होती है, स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी रेफर्स टू द अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। तो आई थिंक ये एंड काट देना, ये वाला काट दो प्लीज। रेफर्स टू द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस। तो कहीं ना कहीं आपको जिस चीज की प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, कोई भी होने वाले फ्यूचर इवेंट की या सर्कमस्टांसेस की, वो बेसिकली क्या होती है, स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी होती है। क्योंकि आप जब स्ट्रेटेजी बना रहे होते हो तो आप ऐसा कुछ जो आपको पता ही नहीं है, हो सकता है बाद में, उसके बारे में स्ट्रेटेजी ज्यादा प्लान आउट करके नहीं चल सकते। हाउएवर द मैनेजमेंट कैन डील विद इट बाय द फोकसिंग ऑन द बिलो फैक्टर्स। लेकिन आप क्या उसके बारे में कुछ ना कुछ करके चल सकते हो, कि जो हो सकता है अपनी तरफ से कर लेते हैं भाई। अगर कुछ बहुत ही ज्यादा बदल गया फिर तो ठीक है, हमारे हिस्से में नहीं है, लेकिन अगर छुटपुट कुछ चेंज आया तो एटलीस्ट हम ऐसा कुछ कर पाए, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बनाए जिसके अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करनी पड़े, तो वो अलाउड हो। और जैसे इसकी बात आती है तो पहला वर्ड क्या ध्यान में आता है, प्रोएक्टिव होना या फिर फ्लेक्सिबिलिटी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा जिसमें आप थोड़े से फ्लेक्सिबल हो, ताकि जो चेंजेस अगर आपको करने पड़े हल्के फुल्के तो आप कर पाओ। तो स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी क्या आता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमको स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी में काउंट फॉर करके चलने पड़ते हैं, ताकि आपको फोकस रखना पड़ता है। पहला कौन सा आया, फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब ऑर्गेनाइजेशंस कैन बिल्ड फ्लेक्सिबिलिटी इनटू देयर स्ट्रेटजीज टू क्विकली अडॉप्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। अगर कुछ भी हल्का फुल्का बदला और लगा कि ये इनकॉर्पोरेट हो सकता है, ज्यादा बड़ा चेंज की जरूरत नहीं है, तो आपको अपनी स्ट्रेटजीज को ऐसे ही बनाना पड़ता है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहे। तो ये फैक्टर आते हैं, स्ट्रेटेजी कैसे बनाए,
उसके फैक्टर्स बता दो जिससे स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी डील हो जाए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, या स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी की ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको स्ट्रेटेजी बनाते हुए ध्यान रखना पड़ता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। क्लियर है? पर स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी के वर्ड के बिना क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ये भी क्लियर है। हमें क्लियर कि स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी तो आएगा ही आएगा। अगर उसके अंदर उन्होंने कुछ भी पूछा, फैक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, वटेवर, क्या आंसर आएगा? यही वाला। इसके अलावा कोई पॉइंट्स है नहीं। क्या क्लियर है? चलो, तो सर पहले नंबर पे कौन सा आया? फ्लेक्सिबिलिटी। तो मतलब आपको स्ट्रेटेजीज ऐसी बनानी है जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए, ताकि कुछ भी चेंज हुआ तो आप अकाउंट फॉर कर पाइए। उसके बाद दूसरा क्या है? डाइवर्सिफिकेशन। अभी ये क्या डाला इन्होंने इसके अंदर स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी में? स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी को कम कैसे किया जा सकता है? अगर हम, मुझे स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी बहुत बड़ा फैक्टर लग रहा है कि यार ये ना ऐसी चीज है, कल कल कुछ भी हुआ फ्यूचर में, या कोई भी इवेंट हुआ तो मेरे को इंपैक्ट कर जाएगी। अब मुझे उस इंपैक्ट को कम करना है अपना। अभी जो मैं प्लान बना रहा हूं, जो मैं स्ट्रेटेजी डेवलप कर रहा हूं, उसको इस तरीके से बनाना है कि मेरे ये अनसर्टेनिटी जितना मुझे कम हिट कर पाए बाहर से। तो मैं क्या करूंगा? अपना करंट प्लान बनाते हुए क्या सोचूंगा? क्या सोचूंगा? डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ क्या चीजों को? क्या कह रहा है ये? बताओ ना मुझे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ा लो। अगर इकोनॉमी स्किल को थोड़ा सा और चेंज करके बोलूं, नॉट द एग्जैक्ट राइट वर्ड, बट समझो, अगर मैं एक प्रोडक्ट पे काम करता हूं और उसके चक्कर में स्ट्रेटेजी अनसर्टेनिटी हो गई, जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई और वो नाम नहीं करी, तो मैं तो पूरा मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। यस और नो? एक प्रोडक्ट के बारे में स्ट्रेटेजी बनाने निकला था, लेकिन ऐसा कोई फ्यूचर इवेंट हुआ और मेरा मेरा बिल्कुल ऐसा हिट करा, मेरे को रेगुलेटरी फैक्टर हिट कर गया, मेरे को लीगल फैक्टर हिट कर गया, कुछ भी ऐसा हो गया जो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है और हो गया। तो अगर मेरे पास एक ही प्रोडक्ट होगा तो वो जीरो हो जाएगा। अगर मैं वन पे बैठा हूं तो क्या जीरो पे चला जाऊंगा? तो क्या कहा जाता है? सिंपल की बात है, क्या कह रहा है कि भाई आप ऐसा करना, अपना जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होगा ना उसको बढ़ा लेना, एक प्रोडक्ट में ना जाना। हो सके तो दो से तीन प्रोडक्ट अपने पास रखना। हो सकता है पहला ना चले किसी अनसर्टेनिटी की वजह से, बट आपका क्या धंधा चलता रहेगा? यस और नो? तो जो आप स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी के बारे में प्लान कर रहे हैं तो ये ट्राई करिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई बंदा कहे सर हमेशा किसी को दो तीन प्रोडक्ट पे ही काम करना चाहिए, नहीं। अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे इतना ज्यादा भरोसा है कि बिल्कुल सही रहेगा तो ठीक है, फिर आप रिस्क लेने को रेडी हो तो रिवॉर्ड भी मिलेगा। लेकिन सिंपल सी कहानी क्या है कि प्रोडक्ट का जो पोर्टफोलियो होगा या मार्केट होगा या कस्टमर बेस होगा, आप उसको क्या करना है? डाइवर्सिफाई करके रखना, ताकि वो किसका इंपैक्ट रिड्यूस कर दे? स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी का। मतलब या तो आप ऐसा करिए कि आप एक मार्केट में ना रहिए, अगर आपका एक ही प्रोडक्ट है आप ट्राई करिए तीन चार मार्केट में। मान लो एक मार्केट से रिस्पॉन्स आना बंद भी हो गया, देन यू हैव अदर एरियाज। मान लो मैं इंडिया में बिजनेस करता हूँ और मैंने तीन कंट्रीज में बिजनेस कर रखा है, अब कल किसी एक कंट्री का इंडिया के साथ रिलेशन खत्म हो जाए तो उस कंट्री में मेरा प्रोडक्ट जाना भी बंद हो जाएगा। जैसे अभी यूएस के साथ ट्रेड बैरियर्स चल रहे हैं हमारे, रशियन ऑयल वो कह रहे हैं मत लो, हम उधर से ले रहे हैं। अब मान लो कल वो किसी ना किसी रीजन में से इंडिया को डिसाइड ही करना पड़ जाए कि ठीक है मैं इस कंट्री से ऑयल नहीं लूंगा, तो अगर फिर तो इंडिया ऑयल की भी नहीं बैठ जाएगी। तो इसका मतलब इंडिया ने और रास्ते भी तो बना रखे होंगे। अगर यहां से आना बंद हो गया, क्योंकि किसी कंट्री पे आप इतना ज्यादा रिलाय तो नहीं कर सकते कि अच्छे ही रिलेशन रहेंगे, खुदा ना खास्ता क्या बिगड़ जाए कल। तो इसलिए ईरान से भी आता है, बहुत एरिया से आता है, किसी से महंगा किसी से सस्ता आता होगा, बट हमने और मार्केट क्यों खोल रखे? क्योंकि हमने खुद को स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी के लिए प्लान कर रखा है। वी हैव प्लान फॉर इट। अगर कल यूएस से हमारा नाता टूट भी गया तो भी हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक्स कहां से लेने हैं? हमारे पास चाइना बैठा है। अगर ऑयल की बात करूं तो रशिया बैठा है, यूएस मना कर देगा, तो मतलब किसी भी कंट्री से कुछ खत्म होगा तो कोई और कंट्री सपोर्ट में बैठी है। तो वो क्या है? डाइवर्सिफिकेशन है। उसके लिए किस लिए है वो? किसको अवॉइड करने के लिए? कोई स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी ना आ जाए। तो कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे हिट होता है इंडिया, जैसे कि कॉपर हो गया। अब वो बहुत पर्टिकुलर से मिलता है, इसलिए उसके प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। दैट इज द रीजन। तो वो स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी बहुत बड़ा फैक्टर है, नॉट जस्ट फॉर एसएम, फॉर एनी कंट्री लेवल ऑल्सो। ये बहुत बड़ी चीज है कि आपको डाइवर्सिफाई करके रखिए अपने पोर्टफोलियो को किसी भी तरीके से। कस्टमर बेस को अलग अलग रखना, मार्केट्स को बढ़ा के रखना। अब ये सारे वर्ड्स आपको नॉर्मल लगने चाहिए, क्योंकि हम ये सारे वर्ड पढ़ के आ रहे हैं कि नहीं? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पढ़ के आए या नहीं? गार्डन का एग्जांपल था, मार्केट्स पढ़ के आए, कस्टमर बेस पढ़ के आए, सब पढ़ के आए हैं कि नहीं आए हैं? यस और नो? यस। तो पहले नंबर पे क्या हुआ? स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी को आपको अवॉइड करना है, किसी भी तरीके से कम करना है। क्या जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती। कुछ भी ऐसा हो सकता है जो अगर अपने तीन प्रोडक्ट भी खोले, तीनों पे कुछ हो जाए, होने को कुछ भी हो सकता है। तो क्या जीरो हो सकती है स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी? नहीं हो सकती। एलिमिनेट तो नहीं हो सकता, पर क्या रिड्यूस की जा सकती है? की जा सकती है। तो कैसे? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि वो एलिमिनेट करना चाहता है बिजनेस, की एलिमिनेट होगी? यस और नो? वैलिड है नहीं है बताओ, और नहीं है तो क्यों है तो बता दो। तो वो भी आपको ये आंसर लिखना है, सर नहीं, जीरो तो नहीं हो सकती है, रिड्यूस जरूर हो सकती है। क्यों हो सकती है, कैसे कर सकते हो? और फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करिए पहले नंबर पे। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन का यूज करिए। अब आगे चलते हैं। तीसरा, मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग। क्या मतलब? देखो पॉइंट कहीं ना कहीं
बनाने का तरीका खुद बता रहा है। मॉनिटरिंग करना, मॉनिटरिंग करो जिसकी वजह से क्या कर पाओ, कम कर पाओ। कैसे होगी मॉनिटरिंग में, क्या देखेंगे फिर, किसके चेंजेस, इन्वायरमेंट के। सबसे ज्यादा हिट कौन कर रहा है हमें, इन्वायरमेंट हिट कर रहा है। तो सिंपल कह रहा है कि रेगुलेटरी मॉनिटर करते रहना भाई, कोई भी की इंडिकेटर चेंज तो नहीं हो रहा कि कहीं पे भी जो आपको लगता है कि प्लानिंग के अंदर जो आपने करी थी, ऐसा कोई इंडिकेटर जो प्लानिंग करते बिल्कुल सही था आज बदल गया हो, उसको आपको अंडरस्टैंड करना है। हाउ फ्यूचर सिनेरियोज माइट इंपैक्ट दिस स्ट्रेटजी, मतलब कहीं ना कहीं क्या करने को कह रहा है, प्रोएक्टिव होने को बोल रहा है, नहीं बोल रहा है भाई। प्रोएक्टिवली देखते रहना, खुद से ही देखते रहना, वेट मत करना कि पहले कुछ बदलेगा तो मैं बदलूं। पहले प्रोएक्टिवली क्या करो, मॉनिटरिंग चालू रखो। आपको कुछ भी बदलता लगा तो उसका देख लो कितना बड़ा इंपैक्ट आ सकता है, और उसके हिसाब से क्या करने लग जाओ, पहले से चीजों को चेंज करने लग जाओ या अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई करने लग जाओ, ताकि बहुत बड़ा हिट ना आए, छोटा मोटा हिट आएगा तो वो तो चलता है। चौथा क्या है, बिल्डिंग रेजिलियंस। इसका मतलब बिल्डिंग रेजिलियंस, क्या बोलते हैं इस वर्ड को, क्या बोलते हैं, बहुत जगह पे यूज होता है यार। हाँ बिल्कुल, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, मतलब कहीं ना कहीं इतने रेजिलिएंट हो जाओ कि भाई अगर कोई चीज आती भी है तो आपको हिट तो करेगी, लेकिन उतना हिट ना कर पाए कि आपके इंटरनल एरियाज तक वो चीज पहुंच जाए। आपको ओवरऑल ऊपर ऊपर इंपैक्ट आया, ठीक है, वो हर कोई बिजनेस हिट होगा। देखो ऐसी कोई अनसर्टेनिटी आती है तो ऐसा नहीं होगा वो किसी ने भी प्लान कर रखी होगी, किसी ने भी नहीं प्लान कर रखी होगी, फ्यूचर इवेंट है। ठीक है, रेगुलेशन का कल बदल जाना वो तो किसी भी बिजनेस को नहीं पता, वो तो सरकार को पता, उन्हें बदला तो सारे बिजनेस उस वाले एरिया में हिट करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो बाहर से हिट करेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो वो इंटरनल तक हिट कर जाएगा और वो कहेंगे भाई ये तो तरह कुछ बदल गया, हम तो हाथ खड़े हैं हमारे, हम तो नहीं बिजनेस कर सकते हम। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं कि आपको इतना रखना है किसके अंदर, अपने इंटरनल रेजिलियंस के अंदर आपको इतना इन्वेस्ट करके रखना है कि आप स्ट्रेंथ कर पाओ अपने ऑपरेशनल प्रोसेस को, कि भाई अगर कल कुछ बदला, कोई बात नहीं, नुकसान होगा ना तो टेंशन, मतलब मेरे पास फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है, वी हैव फंड्स कि हम उसको यूज करके थोड़ा बहुत जो भी नुकसान होगा उसको कहीं ना कहीं हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंप्रूव देयर रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज, और कहीं ना कहीं हम अपने रिस्क मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज को भी अच्छे तरीके से इंप्रूव करके चलेंगे। तो कहीं ना कहीं सिंपल कहना चाह रहा है अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर विश्वास रखने का। अगर कुछ बाहर बदलता है कोई बात नहीं, हिट करता है, एक दो महीने के लिए बिजनेस डाउन आएगा, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी सैलरीज वगैरह सारे ऑपरेशंस, अगर कोई मेरे को ऑर्डर कम करने पड़े, पैसा खुद से पॉकेट से देना पड़ा, आई एम हैप्पी। बिजनेस ये समझाता है, बिजनेस से नीचे वाले तक अपना मैसेज पहुंचाता है कि टेंशन नहीं लेनी, कुछ बदलेगा तो मैं बैठा हूं ऊपर। तो वही वाली बात कह रहा है कि इस वजह से आपकी स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी का जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। किसकी वजह से, बिल्डिंग रेजिलियंस की वजह से। अगर आप इंटरनल अपने ऑपरेशंस को क्या रखेंगे, स्ट्रांग रखेंगे, तो भी चीजें चल जाएंगी। और लास्ट क्या आया, कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। तो अगर आपको किसी भी चीज का शेयर करना होता है रिस्क, यस पढ़ा था हमने, अगर आपको शेयर करना है रिस्क कि अगर कुछ भी हो तो मेरे पे डायरेक्टली मेरे मेरे पे इंपैक्ट ना आए, तो आप उस वाले केस में क्या करिए, कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप कर लीजिए, और आप पूल कर लीजिए जितना हो सकता है रिसोर्सेज वगैरह को, ताकि कुछ भी नया आता है तो वो आपको ओवरऑल हिट ना करे, आपको शेयर करके रिस्क करे। अगर आपका हिस्सा 10-15% हो रहा होगा तो मैनेज हो जाएगा। इसको और क्या बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, स्ट्रेटेजिक अलायंस में चलिए। तभी कंपनियां स्ट्रेटेजिक अलायंस चूज करती हैं, क्योंकि मर्जर एंड एक्विजिशन इज टू फार थिंग टू, मतलब समझो दैट्स नॉट द फर्स्ट चॉइस। मैंने बोला उसकी फॉर्मेलिटीज एंड ऑल बहुत सारा बड़ा रीजन है। तो सबसे इजी एंड सबसे जल्दी वाला रीजन क्या कौन सा होता है, स्ट्रेटेजिक अलायंस करना। तो कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप का मतलब है आप स्ट्रेटेजिक अलायंस पे फोकस करिए, ताकि आपका रिस्क शेयर रहे, रिसोर्स शेयर रहे, पैसा थोड़ा सा बढ़ के आएगा, लेकिन उस वजह से आपका रिस्क भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सर जल्दी से मेरे साथ साथ कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर मैं स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी को हैंडल कर सकता हूँ, टैकल कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, रिड्यूस कर सकता हूँ, वट, कौन कौन से हो गए, चलिए मेरे साथ जल्दी। फ्लेक्सिबिलिटी पहला, दूसरा डाइवर्सिफिकेशन करके कम कर दूंगा, तीसरा मॉनिटरिंग अच्छी रखूंगा, प्लान बढ़िया करूंगा तो कम कर सकता हूँ, चौथा बिल्डिंग रेजिलियंस, और पांचवा कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। अगर बाई चांस खुदा ने कहा वैसे तो 5 नंबर का भी आता है, तो 1 नंबर की डेफिनेशन होती है और 4 पॉइंट लिखने होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बिल्डिंग रेजिलियंस याद नहीं आएगा, विच इज आई एम एक्सपेक्टिंग नहीं आएगा, तो आप बाकी 4 वाले पॉइंट फिर भी याद कर सकते हो। लेकिन अगर पांचों लिखा होगा तो बेस्ट है, क्योंकि आपकी उस बंदे की जिसने क्वेश्चन पूछा होगा, बीइंग अगर मैं उस क्वेश्चन को प्लान करता हूं और मैं 5 नंबर का देता हूं इवन विद द डेफिनेशन, तो भी मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे पांचों पॉइंट की होगी। दैट व्हाट आई कैन से। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि बंदे ने पांचों लिखे हो। बहुत ज्यादा लाइन तो मुझे चाहिए नहीं आपसे, आप बस फ्लेक्सिबिलिटी में लिख दो कि आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ताकि कुछ भी चेंज आएगा तो मॉडिफाई की जा सके। ऐसी नहीं बनानी फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर चेंज आया तो फंक्शनल बिजनेस को बोल रहा है भाई बदलवा दो, वो अपने ऊपर को बोल रहा है भाई बदलवा दो, सारे आप में हिला रही, तब तक तो इतना बड़ा इंपैक्ट आ चुका होगा कि आपको नुकसान बहुत हो जाएगा। मतलब जल्दी से क्विक चेंजेस करने पड़े तो अलाउड हो। डाइवर्सिफिकेशन मुझे आपसे सिंपल सा मतलब है कि आप
कुछ प्रोडक्ट्स को क्या करके चले, प्रोडक्ट या मार्केट में अपने आप को एक्सपैंड करके चले, पोर्टफोलियो को बढ़ा के चले, ताकि कोई अगर एक चीज पे हिट भी आए तो दूसरी चीज आपको बचा ले। सिंपल, इतनी मेरे से एक्सपेक्टेशन होगी आपसे डाइवर्सिफिकेशन में। मॉनिटरिंग में बहुत सिंपल है, क्या करना कि आप किसी भी तरीके से क्या करके चलो, जल्दी क्या लिखेंगे मॉनिटरिंग में, क्या प्रोएक्टिवली क्या करके चलेंगे, मॉनिटर करके चलेंगे, ताकि कुछ भी कोई भी चेंज आता है तो आप तक वो जितना जल्दी हो सके आप उसको क्या कर पाओ, उसका इंपैक्ट निकाल पाओ और उसके बेसिस पे क्या चेंजेस करने हैं कर पाइए। उसके बाद लास्ट में कोलैबोरेशन पार्टनरशिप में तो बिल्कुल क्या वर्ड लिखना जरूरी है, शेयर्ड रिस्क, कि आप रिस्क को शेयर कर पाओ ताकि आपकी लाइबिलिटी थोड़ी सी कम रहे। अगर आप इतना भी लिख दोगे तो मेरे लिए कोलैबोरेशन इन पार्टनरशिप का मतलब मुझे समझ आ जाता है। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस का वर्ड लिखना जरूरी है बिल्कुल नहीं है, बस समझने के लिए याद रखने के लिए इजी रहेगा। लास्ट में रेजिलियंस है, अगर आपको याद है तो बढ़िया, अगर आ गया तो उसके अंदर आपने क्या लिखना है कि आपका ऑपरेशनल के बारे में लिखना पड़ेगा आपको, कि मुझे अपने स्ट्रेंथ करने पड़ेंगे अपने ऑपरेशनल प्रोसेसेस को, और मुझे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी क्या आप ऊपर यूज कर सकते हो, सॉरी डाइवर्सिफिकेशन पे नहीं, यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, सारी फ्लेक्सिबिलिटीज आर पार्ट ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल। तो ये वाला वर्ड वहां भी यूज किया जा सकता है। तो इसी से अगर आप यहाँ पे फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी वर्ड डाल लो तो आपको ये वाला पॉइंट याद आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यस और नो, कि ये किसमें था एक्चुअली में, बिजनेस रेजिलियंस हमने उठाया था, तो आपको ऐसा ही याद आ जाएगा। क्या क्लियर है? लिखना है किसी ने कुछ तो जल्दी लिखो, अगले टॉपिक पे चलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट ऐड कर लो प्लीज, ये वाला यहां से बनाओ, फ्लेक्सिबिलिटी उठाओ और इसको यहां ले जाओ और मार्क कर लो कि इसकी वजह से मुझे क्या याद रखना है, बेसिकली बिल्डिंग रेजिलियंस। चलें आगे, क्लियर है यहां तक? यस और नो? यस। चलो छोटी छोटी बातें करते चलते हैं, चैप्टर को खत्म करने। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन बीइंग एफिशिएंट वर्सेस बीइंग इफेक्टिव? सर एफिशिएंट क्या होता है? वैसे ही बता दो, एफिशिएंट क्या होता है और इफेक्टिव क्या होता है? एफिशिएंट मतलब कॉस्ट, ओके। इफेक्टिव मतलब कहीं ना कहीं टाइमली मैनर में कंप्लीट करना। ठीक है, तो एफिशिएंट का मतलब होता है डूइंग द, जो तुमने बोला वो तो बेसिक टर्म्स में यूज होता है। वैसे अगर स्ट्रेटजी वाइज बात करें तो एफिशिएंट मतलब डूइंग द राइट थिंग, एंड इफेक्टिव मतलब, और डूइंग द थिंग राइट, सॉरी, एंड डूइंग द राइट थिंग इज इफेक्टिव। तो मतलब सर एफिशिएंट का मतलब होता है थिंग को राइट करना और उसको राइट को थिंक करना। यस और नो? सर एफिशिएंट का मतलब होता है डूइंग द थिंग राइट, मतलब अगर आपको जो भी चीज करनी है वो सही तरीके से करना, और इफेक्टिव का मतलब सही चीज को करना। क्या क्लियर है? तो है तो नहीं, बट ठीक है। क्या जरूरी है? नहीं। हाउ डू इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इम्पैक्ट फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन? अब थोड़ी थोड़ी चीजें अच्छी और सीरियस होनी शुरू हुई। तो कैसे कैसे इफेक्टिवनेस है, एक ये भी मतलब ये है, इन्होंने ये चैप्टर नंबर 5 में रखा, चैप्टर नंबर 4 की जगह पे एक मैट्रिक छोटा सा, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट एक आधी बार इससे क्वेश्चन जरूर आया है तो इसे इंपॉर्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। हाउ डू इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इम्पैक्ट, कि सर ये जो हमने दोनों वर्ड पढ़े, डूइंग द थिंग राइट एंड डूइंग द राइट थिंग, तो हमें ये कैसे इम्पैक्ट करती है मेरी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन के बारे में? तो बहुत सिंपल सी कहानी है। क्या एक तरफ में क्या रखा, फॉर्मुलेशन, दूसरे तरफ पे क्या लिख सकते हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, मतलब इम्प्लीमेंटेशन। ऑपरेशनली करता है ना इम्प्लीमेंटेशन को यार, यस और नो? सबसे पढ़ रहे हैं एक चीज फिर भी तुम्हारे चेहरे बुझे रहते हैं। फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, क्या ये लिखना है, इंप्लीमेंटेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अगर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन आपकी इफेक्टिव हो सकती है या इनइफेक्टिव हो सकती है, ऐसे ही आपकी इंप्लीमेंटेशन इफेक्टिव हो सकती है या इनइफेक्टिव हो सकती है। अगर आपकी फॉर्मुलेशन भी इफेक्टिव है और इंप्लीमेंटेशन भी इफेक्टिव है तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा कि नहीं? बढ़िया प्लानिंग करते हुए आ रहे हो, बढ़िया इंप्लीमेंटेशन कर दी, तो क्या सब बढ़िया चलेगा? ठीक है, तो मतलब आप थ्राइव करोगे या नहीं करोगे? अब ये वाला वर्ड क्या इन्होंने यूज करा तो हम भी कर लेते हैं, वरना बहुत सारे अच्छे वर्ड आ सकते थे, बट इन्होंने क्या यूज करा, थ्राइव। तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, थ्राइव करोगे, मतलब आपको कहीं ना कहीं और रहेगी कि यार मेरी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, मेरी इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छी है, मुझे कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, थ्राइव करना चाहिए। थ्राइव का मतलब क्या होता है? तुम्हारी इंग्लिश कहाँ चलेगी? व्हाट इज थ्राइविंग फॉर? सर थ्राइव हो रहा है, सॉरी, वांट, हाँ मतलब काइंड ऑफ, क्या होता है थ्राइव का मतलब? वांट, वांट चाहिए यार, डिक्शनरी भी लानी चाहिए मुझे लगता है।
एक उसमें खोल के रखूंगा मैं साइड वाले उसमें। हम सब इंग्लिश में वीक हैं क्या मेरे साथ साथ? तुम सब भी हो गया? मुझे नहीं पता था, मतलब मैं तो, मुझे बात पता है, मुझे मैं तो पहले दिन ही बता देता हूँ, पर तुम लोग, मुझे लगा तुम लोग हो गए यार। थ्राइव फॉर, टू ग्रो, यार आ रहा है वर्ड आज, मजा आ रहा है इसके साथ मुझे आज। टू, सच में थ्राइव का मतलब नहीं बताना यार, प्लीज गूगल करें, जल्दी करें, यूज योर फोन, टेल मी द मीनिंग ऑफ थ्राइव। ग्रो एंड थ्राइविंग फॉर, शी हैज बीन थ्राइविंग फॉर अ लॉट, डेवलपिंग, वो डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा तब से क्या कर रही है, लगी हुई है किसी तरीके से मैं बड़ी हो जाऊं, डेवलप हो जाऊं। इतनी बार यूज होता है यार, तुम लोग इंग्लिश मूवीज नहीं देखते हो क्या? मैं तो उसी से सीखी है थोड़ी बहुत इंग्लिश, प्लीज देखा करें, थोड़ी बहुत इंग्लिश मूवीज देख लिया करें यार। तो थ्राइव का मतलब क्या, अगर मेरी फॉर्मुलेशन अच्छी होगी और मेरी इंप्लीमेंटेशन भी अच्छी होगी तो मैं क्या करूंगा, ग्रो करूंगा या डेवलप करूंगा कि नहीं करूंगा? मतलब मैं स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूं तो डेवलप इज द राइट वर्ड, मुझे स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा आगे बढ़ना है कि मेरे को कैसे आगे बढ़ सकता हूं, मेरे को सही तरीके से क्या करनी पड़ेगी, फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन को इफेक्टिव रखना पड़ेगा। क्लियर? यस और नो? तो हमें याद रखना है ये वर्ड, क्योंकि यही लिख के आना पड़ेगा। उसके बाद सर, अगर मेरी क्या इनइफेक्टिव हो जाती है, इंप्लीमेंट फॉर्मुलेशन, सॉरी, मेरी क्या हो जाती है, इनइफेक्टिव, और मेरी इंप्लीमेंटेशन क्या रहती है, इफेक्टिव। अब क्या होगा, फॉर्मुलेशन इनइफेक्टिव होने का मतलब प्लानिंग मेरी अच्छी नहीं है, पर मेरी, यही एग्जांपल मैंने तुम लोगों को दिया था अभी थोड़ी देर पहले, कि तुम सीए के अंदर हो सकता है हमारा पूरा का पूरा सिलेबस अच्छा ना हो, मेरी प्लानिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा इंप्लीमेंटेशन, बिकॉज मेरे 80% भी मेरा सिलेबस था, मैंने उसको भी अच्छे तरीके से अगर इंप्लीमेंट कर दिया एग्जाम में जाके, तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं मरूंगा जल्दी या धीरे धीरे? मैं धीरे धीरे मरूंगा। मरूंगा तो पक्का, छोड़ के तो तुम जा ही रहे हो, ये तो तुम्हें ही पता है, लेकिन तुम कैसे मरोगे, धीरे धीरे, मतलब थोड़ा भरोसा टूटेगा कि नहीं आता, फिर और थोड़ा टूटेगा, एक क्वेश्चन और दिखेगा, वो उसी 20% में से दिखेंगे जब दो तीन क्वेश्चन, तो फिर तुम्हारी लास्ट में खत्म हो जाएगी कहानी कि नहीं, सर वही 20% छोड़ा था सर, उसी में से तीन क्वेश्चन आ गए। ऐसे ही होता है, जब माड़ी होनी होती है तो फिर तो यार यही माड़ी होती है। तुम्हारी फॉर्मुलेशन क्या थी, इनइफेक्टिव थी, लेकिन इंप्लीमेंटेशन क्या थी, इफेक्टिव थी। अभी भी मर नहीं रहे हो, ठीक है, स्लो स्लो नहीं मर रहे हो सकता है 3 घंटे सर्वाइव करे जाओ, बचे हो, 40 आ गए, निकल गई कहानी सेट, यही तो चाहिए था। उसके बाद लेकिन और क्या हो सकता है सर, और क्या हो सकता है, इंप्लीमेंटेशन, अगर मेरी इंप्लीमेंटेशन इनइफेक्टिव निकल जाए और मेरी फॉर्मुलेशन इफेक्टिव निकल जाए, तो व्हाई दीज आर डिफरेंट, दैट्स माय क्वेश्चन, व्हाई नॉट डाई स्लोली हेयर? तो मुझे बस ये बता दो, ताकि मुझे तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें कितना पता चला है। उसने बोला सर अगर आपकी इंप्लीमेंट फॉर्मुलेशन इनइफेक्टिव हो, इंप्लीमेंटेशन इफेक्टिव हो, तो आप धीरे मरोगे, चलो ठीक है समझ लेते हैं। अगर उसने बोला आपकी इंप्लीमेंटेशन इनइफेक्टिव हो, फॉर्मुलेशन इफेक्टिव हो, तो आप सर्वाइव कर जाओगे। व्हाई दीज आर डिफरेंट? कैन एनीबडी फाइंड अ लॉजिक इन दिस? दोनों लास्ट वाला भी कवर कर लेते हैं, अगर दोनों चीजें इनइफेक्टिव होंगी तो भी आप डाई स्लोली हो। तो फिर चलो ये भी बता दो, फिर ये दोनों अलग क्यों नहीं है? प्लीज बताइए। अब इसके लिए आप इसको भी फॉलो करें साथ में, अब आपको इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझ आएगा, डूइंग द थिंग राइट एंड डूइंग द राइट थिंग। यूज दिस विद दिस एंड देन टेल मी। 2 मिनट के अंदर अंदर, टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हम, जस्ट थिंक अबाउट इट। और ऐसा कोई बहुत बड़ा तकड़ा रीजन नहीं है यार, बहुत बेसिक सी बात है। ऐसा मतलब ऐसा कुछ ऐसा नहीं सोचना आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़े, जस्ट थिंक, गो, फोकस ऑन द गुड नेम्स। सर्वाइव वाले में तो प्लानिंग बहुत अच्छे से की हुई है इफेक्टिवली, कौन सा वाला बता रहे तुम, सर्वाइव वाला? अच्छा ठीक है। कि मतलब बेस हमारा पूरा सही है, तो इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं इम्प्रूव भी तो हो सकती है। ओके,
एनीबॉडी हैज एनी अदर थॉट्स? जिसमें हम सर्वाइव कर रहे हैं उसमें इफेक्टिव है पर एफिशिएंट नहीं है। वेयर जहाँ पे हम डाई स्टोरी कर रहे हैं वहाँ पे एफिशिएंट है पर इफेक्टिव नहीं है। इसने बिल्कुल सही बात बोली है यार, तुम लोग हंस तो रहे हो, बट ही हैज अ पॉइंट। कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ ही सेड दैट? उसने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट की बात करी है, पर कैसे करी है मुझे तो तुम्हारे चेहरों से तुम्हें नहीं समझ आया, मुझे तो आ गया। जो इफेक्टिव होता है वो होता है सही चीज को करना, और एफिशिएंट होता है उस चीज को सही से करना। अगर हम चीज सही कर रहे हैं, मतलब सही चीज को कर रहे हैं, तो हम सरवाइव तो कर सकते। अगर हम चीज ही सही नहीं कर रहे हैं तो वो कैसे होगा? वही उसने बोला था। हाँ, मतलब आपने बताया। हाँ मतलब बिल्कुल सही बात है, सही पकड़ा, सही समझे कि नहीं? सारे समझे या नहीं पहले बताओ, फिर से एक्सप्लेन करें। सर अगर मेरी फॉर्मुलेशन बहुत बढ़िया, मतलब मेरा चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 मैंने बहुत सही तरीके से करा, बिल्कुल बेसिक सेंस में, है ना? फॉर्मुलेशन कब तक करी थी मैंने? स्ट्रेटेजिक चॉइस तक, यस और नो? तो चॉइस तक मैंने सब कुछ सही करा, मतलब मैंने सही तरीके से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रीड किया होगा, सही तरीके से अपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस को जाना होगा। उसके बाद मैंने सही तरीके से जो मेरा वैल्यू, जो मैंने ऑब्जेक्टिव, जो मैंने विजन सेट किया था, उसके अकॉर्डिंगली मैंने चॉइस ली अपनी, जो भी मुझे स्ट्रेटेजी की चॉइस लेनी थी। सारे लोग अलाइंड चले सही तरीके से, मैंने इंडस्ट्री मार्केट में अपना स्टैंड बनाया, सारे ड्राइवर सही फॉलो करे, की ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को मैं सही करता हुआ आया। वो सारे पॉइंट मेरे सही, रिसोर्सेज सही, कैपेबिलिटी सब जगह सही लगी हुई है, मतलब कहीं ना कहीं मेरी फॉर्मुलेशन तो एक नंबर है। मतलब मैं कहीं ना कहीं फॉर्मुलेशन में क्या हूं? फॉर्मुलेशन में क्या हूं? इफेक्टिव हूं। यहां तक तो ये समझ आ रहा है? अब क्या हुआ कि जो मैंने सोचा था उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं जो मैं इंप्लीमेंटेशन करने लगा, तो मतलब जो मेरा फंक्शनल वाला लेवल, बस क्योंकि इंप्लीमेंटेशन कौन करता है? फंक्शनल मैनेजर्स। तो मुझे फंक्शनल वाला मैनेजर्स था, वहां पे कहीं ना कहीं चीजों को कहीं ना कहीं लैग रह गई। जो भी मैंने उन्हें टारगेट दिए, हो सकता है उनसे मेरे टारगेट अचीव नहीं हुए। वो सेट अ टारगेट कि हम, गोल है भाई 20%, अगले साल हमने सेल को बढ़ाना है, 14% बढ़ी सेल। इंप्लीमेंटेशन खराब होने का मतलब क्या है कि जो स्ट्रेटेजी में जो हमने टारगेट सेट करा था वो टारगेट मेट नहीं हुआ। माई इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम। भाई जब सब कुछ ही सही था, व्हाई नॉट बेची 20%? वही तो होता है ना। इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? 20% करना है, करने लग जाओ, करते करते पता चला 10 हुआ। क्या करते करते 14% हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? 14%, 20% नहीं हुआ, मतलब मेरी इंप्लीमेंटेशन क्या थी? 20% का ना होना मेरी इंप्लीमेंटेशन को क्या बना देता है? इनइफेक्टिव बना देता है। बट क्या 14% का होना भी तो कुछ में कोई पार्ट है या नहीं है? तो 14% का होने का मतलब क्या है? कि सरवाइव तो आप कर जाओगे भाई, पर 20 का अचीव करना है टारगेट, 14 पे नहीं रह सकते हैं हम। तो अब ये सर्वाइवल है। क्या मैं ज्यादा कमा नहीं रहा हूं, मैं बढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा? आई एम नॉट टेकिंग लेस। मैं ठीक है, मैं माना मेरे टारगेट से मैं कम रह गया, बट क्या मैं अपने टारगेट से कुछ तो अचीव करा या नहीं करा? यस। तो फॉर्मुलेशन मेरी बहुत बढ़िया थी, हो सकता है मेरी इंप्लीमेंटेशन है, मेरे से कोई टारगेट मिस हो गया हो, उस वजह से मैं इनइफेक्टिव तो हूं, लेकिन मैं फिर भी क्या कर जाऊंगा? सर क्या एग्जाम्पल समझ आया? क्या आप रिलेट कर सकते हैं इसको? अब बताओ चौथा वाला। अगर मेरी दोनों इनइफेक्टिव रहेगी तो मैं मरूंगा ही मरूंगा, यस और नो? तो फिर दोनों डाई स्लोली क्यों है? मेरे को तो डाई स्लोली यहाँ पे फिट बैठना सही लग रहा है। अगर आपने डाई स्लोली लिखना है तो दोनों इनइफेक्टिव में डाई स्लोली लिखना बनता है। देन व्हाई आई राइट डाई स्लोली ऑन द सेकंड वन? इवन अब मेरा फंक्शनल वाला बंदा आ गया, सर टेंशन मत लो, कुछ भी आपसे ऊपर से कोई भी गड़बड़ होगी, मैं तैयार हूं, मैं कुछ भी करूंगा, तो कुछ भी कर लेगा का। जब ऊपर से ही चीजें सही नहीं आ रही हैं तो नीचे से भी नहीं होगी। मैंने रिसोर्सेज सही तरीके से क्या नहीं करे होंगे? एलोकेट नहीं करे होंगे। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन फेल होने का मतलब क्या है? आप चैप्टर 1 से चैप्टर 4 को उल्टा कर दो। ना मैंने रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज को सही तरीके से समझा, ना अपनी इंडस्ट्री को सही तरीके से पढ़ा, ना की ड्राइवर्स में सही चैनल फॉलो किया। कोई भी रीजन हो सकता है फॉर्मेशन खराब होने का। 1 से 4 में कोई भी लैक हो सकता है। सही तरीके से मैंने इन्वायरमेंटल स्कैनिंग नहीं की, चैप्टर पॉइंट नंबर 2 ही गड़बड़ कर दिया। तो वो सारे एरियाज में, इवन इफ मेरा लोअर मैनेजमेंट मुझे बोले कि हम सर 100% कैपेसिटी से काम भी करेंगे, तो भी क्या मैं सही तरीके से अचीव कर पाऊंगा रिजल्ट अपना? नहीं कर पाऊंगा। वाई? बिकॉज माई फॉर्मुलेशन वॉज इनइफेक्टिव। तो क्या मेरा मरना तो तय है? हो सकता है मैं धीरे धीरे मरूं, कि नीचे वाला मेरा जोर लगा देगा, हो सकता है वो 10% की जगह 11% निकाल भी दे आउटपुट, बट क्या मेरा फिर भी मरना तय है? क्योंकि मेरे को ऊपर से क्या नहीं पास हुआ, नीचे सही रिसोर्सेज को मैंने सही तरीके से एलोकेट नहीं किया होगा। तो यहां पे भी मैं क्या करने वाला हूं? तो सर अगर ये ऐसे है तो फिर ये डाई स्लोली क्यों है? यहाँ पे तो डाई लिख देते बस। अब बताइए, नाउ द कंफ्यूजन अराइजेस। अब तक तुम सही समझो सब कुछ। थ्राइव इज वेरी गुड, बाय बिकॉज बोथ आर इफेक्टिव।
स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंटेशन बुरा होना पर फॉर्मुलेशन अच्छा होना मेक्स इट सर्वाइवल. वेरी नाइस. व्हाई डाई स्लोली ऑन नंबर 4? थिंक. आपसे कुछ ही गलत कर रहे हो. Why die slowly? Why there is no change between 2 and 4? There is a time gap between formulation and implementation. ओके. मतलब मुझे और इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए. अगर टाइम गैप है तो Complete करते हैं बट इम्प्लीमेंट उस चीज को हम किसी और पीरियड में कर रहे होते हैं तो उसके बीच में टाइम गैप होता है बेसिकली. तो ये सोचते हैं कि उस फेस में गाने तक डांस इसलिए ओके. ठीक है. जस्ट अ थॉट. एनीबॉडी एल्स? एनी थॉट? मतलब आई एम हैप्पी फॉर द थॉट्स. इट्स फाइन इफ यू डोंट नो द आंसर. कैलकुलेट करते हैं सही पता तो तभी चलता है ना. तो जब हम जैसे इवेल्युएट करते हैं तब जैसे सही पता logic चलता है. knowledge, ओके. बढ़ते जाते हैं. ओके. धीरे धीरे हम बढ़ते जाते हैं. तुम लोगों को पहले बताओ ये मैट्रिक्स समझ आया या नहीं आया? हर आंसर वर्ड में नहीं छुपा होता. पहले मैट्रिक्स समझ आया या नहीं आया? पहले मैट्रिक्स पढ़ना बताओ मुझे. पहले बताओ मैट्रिक्स समझ आया या नहीं आया? ये ऐसी 4 बॉक्स बनाए और ऐसे डाल के लिख दिया. फिर वरना इसको चैप्टर नंबर 5 में लिखने की क्या जरूरत है? चैप्टर नंबर 4 में डाल देते हैं. Think about it. Why matrix relies over here and it is different? And why it is showing the similar numbers? Give it a thought. I just want you to know कि कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो तुम्हारे को दिखती सही है लेकिन होती गलत है और तुम लोगों को सवाल भी नहीं पूछना आता होता उसके ऊपर. तुम्हें फाइनल में चीज बहुत काम आएगी क्योंकि फाइनल में सारी चीजें सही नहीं होती. बहुत सारे एरियाज में तुम्हें लगेगा सर ये बिल्कुल गलत लिखा है लेकिन हाँ ठीक है इसे ने लिखा मानना पड़ता है. ऐसे बहुत एरियाज हैं फाइनेंस में. वी हैव टू एक्सेप्ट इट. बट दैट डजंट मीन कि वो सही है. चलिए मेरे साथ साथ समझेंगे एक बारी. छोटी सी चीज जो जरूरी है समझनी. सर जब हमने सेकंड वाले पॉइंट की बात करी ना उस टाइम पे वो डाई स्लोली जिसको बोलना चाह रहा था उसका सिर्फ इतना सा मतलब था कि भाई देख ऐसा है इस वाली स्टेज के अंदर तेरे पास सर्वाइवल पॉसिबल है. कैसे? अगर मैं क्या सही कर लूंगा? क्या सही कर लूंगा? फॉर्मुलेशन को वापस इफेक्टिव कर दूंगा. तो फिर भी मेरे पास क्या चांस है कि तेरे पास इस वाले डाई स्लोली से तू कहां आ सकता है? सर्वाइवल तेरा पॉसिबल होता है. तो आप ध्यान रखना. देखो जिस मैट्रिसेस में नंबर्स दिए होते हैं वो मैट्रिसेस मैट्रिसेस नहीं होते. वो मैट्रिसेस आपको अलग मतलब ये मैट्रिस डिफरेंट क्यों है? क्योंकि वो मैट्रिसेस आपको बता रहे थे इस सिचुएशन में क्या स्टेप लेना है, इस सिचुएशन में क्या स्टेप लेना है. यहाँ स्टेप लेने की बात नहीं कर रहा है. यहाँ पे बता रहा है पहला दूसरा तीसरा चौथा. थर्ड वाला जो पॉइंट है वो सेकंड वाले पॉइंट के बाद आया. तो उसने ये बताया कि ये वाली जो चीज है ये बन सकती है. कोई बड़ी बात नहीं है. जस्ट बिकॉज ये क्या है यहाँ पे इनइफेक्टिव है. जब वो क्या कर रहा होगा क्या ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है? हमने पढ़ा या नहीं? जो भी हम चीज कर रहे हैं हम मॉनिटरिंग कर रहे होंगे इवेल्युएट कर रहे होंगे इवेल्युएट से वापस निकाल के लाएंगे. जो भी चीज खराब हो रही होगी उसको ठीक करेंगे. रिएक्टिव अप्रोच यही होती है. कुछ भी गड़बड़ लगा तो ठीक कर दो. जब मैं रिएक्टिव अप्रोच करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे फॉर्मुलेशन में तो छोटी मोटी गड़बड़ मिली. कैन आई करेक्ट इट एंड मेक इट इफेक्टिव? यस और नो? तो जब मुझे इस वाली सिचुएशन में पता चला कि भाई मेरी क्या है इंप्लीमेंटेशन बहुत सही चल रही है इंप्लीमेंटेशन में कुछ गड़बड़ी नहीं कर रहा हूँ गड़बड़ आ कहाँ रही है तो मुझे पता चला भाई तूने ऊपर प्लान के अंदर ही ध्यान देना. तूने इंडस्ट्री सही तरीके से चूज ही नहीं करी है. तेरा प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री में आ रहा है तो उस इंडस्ट्री को इवेल्युएट करके बैठा हुआ है. तो मेरे को लगा हाँ यार मुझे ना ये इंडस्ट्री वैल्यूएशन ठीक करवा लेनी चाहिए. जैसे ठीक होगी मेरी फॉर्मुलेशन ठीक हो जाएगी. यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है. ये डाई स्लोली प्रॉब्लम नहीं देगा क्योंकि ये सर्वाइवल पे ले आएगा आपको. द मोमेंट यू स्टार्ट करेक्टिंग थिंग्स आपको रिएक्टिव लगाने की जरूरत है बस हो जाएगा. लेकिन ये वाला जो डाई स्लोली है इससे आपकी क्या नहीं है वापसी. इससे आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. तो मतलब इस 3 के बाद आप कहां जाओगे? सीधा कहां जाओगे? वापस. मेरे साथ साथ जल्दी से. सर थ्राइव से आप कहां जा रहे हो? थ्राइव स्लोली में कैसे चलेंगे? क्यों? क्योंकि फॉर्मुलेशन क्या हो गई? इनइफेक्टिव हो गई. लेकिन जैसे ही आप फॉर्मुलेशन को क्या कर सकते हो वापस और तो किस में आ जाओगे वापस? सर्वाइवल करने लग जाओगे. जैसे आप वो ठीक करने के टाइम पे आप वापस उसको सर्वाइव कर सकते हो. और अगर आप सर्वाइवल से अब नहीं करा तो कहां चले जाओगे? तो कहां चले जाओगे? यहां से आपका क्या पक्का है? डाउनफॉल पक्का है. तो क्या ये अगर आपने कुछ ठीक नहीं करा तो ये बन जाएगा कि नहीं? should
थ्राइव ना, क्योंकि दोनों इफेक्टिव नहीं, बिल्कुल नहीं। गुड क्वेश्चन। आना ही चाहिए था कि सर अगर ये ठीक कर लेगा तो ये चले जाना चाहिए, है कि नहीं? वो ठीक कहाँ कर रहा है? इम्प्लीमेंटेशन को वो सही कर रहा है, उसे फॉर्मुलेशन सही करेगा, वो थ्राइव तो मैनेज। किस पीरियड ऑफ टाइम पे उसे पता चला मेरी फॉर्मुलेशन खराब है? किस पीरियड ऑफ टाइम पे पता चलना चाहिए था कि मेरी फॉर्मुलेशन खराब है? अगर उसे फॉर्मुलेशन करते हुए स्ट्रेटेजी, जब उसने ये वाली थ्राइव करी होंगी तो चैप्टर 4 तक सारी चीजें सही थी। अब इसे जब चैप्टर 5 में आके पता चला तो ये चैप्टर 5 में पता चला चैप्टर नंबर 2 में गलती निकली है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में एक्सटर्नल फैक्टर को करते हुए मैं गलत हो गया। फॉर्मुलेशन में कहीं भी गलत हो सकता हूँ 1 to 4 में, यस और नो? यस और नो? तो मेरे को पता चला मैं किसमें गलत हो गया? चैप्टर नंबर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में गलती होगी मुझसे। कहां पता चला मुझे? चैप्टर नंबर। मैं इसको कहां वापस नहीं लेके जा सकता? कहां वापस नहीं लेके जा सकता? क्यों सर? एनालिसिस करके। क्यों सर? ऐसी थोड़ी छोटा सा टॉपिक है ये। देखो अगर तुम्हें पेपर के लिए याद रखना बहुत सिंपल है, रट्टा मार लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये दोनों तरफ डाइस स्लोली आता है, बहुत सिंपल है। आने के चांसेस बहुत कम है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। और जो चीज प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट होती है मेरे को उसको सिखाने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि मेरे को वही चीजें सही लगती हैं जो मेरे काम की हैं कल। अभी तो मैं निकल लूंगा इसको पास करके, शायद आएगा भी नहीं पेपर में, एक ही बार आया होगा मुश्किल से, शायद मुझे याद भी नहीं हो। पेपर में था, आरटीपी में था, एमटीपी में था, एक बार जरूर आया, कहीं ना कहीं आया है, किसी न किसी क्वेश्चन में आया था ये। लेकिन प्रैक्टिकली सब बहुत प्यारी चीज है समझना कि हम सिर्फ थ्राइव किस केस में करते हैं। जब आपने थ्राइव का मतलब क्या पढ़ा था? ग्रो और डेवलप वेल। तो जब आप डेवलप और ग्रो तभी सही कर सकते हो जब आपने फॉर्मुलेशन सही करी होगी थ्रू, नीचे आते आते कहां पे? इंप्लीमेंटेशन में। आपने फॉर्मुलेशन सही करते करते आए कहां पहुंच गए आप? इंप्लीमेंटेशन में। लेकिन अगर आपको इंप्लीमेंटेशन में कोई एक एरर भी आ जाता है और आप अपनी फॉर्मुलेशन को ठीक करने निकलते हो, आप कभी भी क्या नहीं कर सकते? वापस थ्राइव नहीं कर सकते। आप उस फॉर्मुलेशन को इफेक्टिव नहीं बना रहे हो वहां पे। आप समझना, जो ये वाला वर्ड है यहाँ पे, मैं अपनी फॉर्मुलेशन को इनइफेक्टिव से इफेक्टिव में नहीं लेके जा सकता। मैं सिर्फ उस वाले एरर को क्या कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं? जो मेरे पास एरिया आ रहा होगा उसे मैं ठीक कर सकता हूं, यही है मेरे हाथ में। पर क्या उस वाले एरिया की वजह से मेरे पास कोई एक ही प्रॉब्लम हुई होगी पूरे के पूरे सिस्टम में? आपको क्या लगता है? एक फॉर्मुलेशन बिगड़ने से अगर एक स्ट्रिंग हटा दूंगा मैं, तो क्या गिटार सही बजने लग जाएगा? बजने लगेगा क्या? ये गिटार बजाने वाला है यहाँ पे? एनीबॉडी लव्स टू प्ले गिटार? एनीबॉडी? एनीबॉडी? नो। ओके, फिर एग्जांपल इनवैलिड हो गया सर ये तो। और कौन सा दो तुम्हें? छोड़ो, एग्जांपल क्या लेना। तुम्हें कहाँ से होता समझ आ रहा है वैसे भी मेरी बात? कैसे समझाऊं तुम्हारे को मैं? ये समझा दो बस मुझे। फिर से चलते हैं, फिर से चलते हैं, कोई बात नहीं यार, हम सीखेंगे तो जरूरी। थ्राइव क्या था? सिंपल करते हैं, छोटा था। थ्राइव क्या था? फॉर्मुलेशन। चलो पहले तो ये बात करते हैं, क्या ये नंबर 1 और ये नंबर 2 होता है? पहले फॉर्मुलेशन आती है फिर इंप्लीमेंटेशन आती है। यस, मेरी फॉर्मुलेशन सही थी, मेरी इंप्लीमेंटेशन भी सही थी, मैंने क्या कर दिया? थ्राइव कर दिया, मतलब मैं ग्रो करूंगा यहाँ पे, तो ये तो क्लियर है। अब क्या हुआ? मेरी फॉर्मुलेशन, अब क्या हुआ? मेरी फॉर्मुलेशन इनइफेक्टिव हो गई, मतलब मेरी फॉर्मुलेशन में कोई एरर निकल के आया, लेकिन इंप्लीमेंटेशन से मेरा, इंप्लीमेंटेशन मेरी क्या है अभी भी बिल्कुल सही है। इफेक्टिवली मैं उसे काम कर रहा हूं, जैसा मुझे प्लान दिया गया था उसी तरीके को फॉलो कर रहा हूं। लेकिन जस्ट बिकॉज माई फॉर्मुलेशन वॉज नॉट वर्किंग वेल, मैं कहां चला जाऊंगा? डायरेक्ट स्लोली में चला जाऊंगा, मतलब मैं गिरने लग जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो सही काम नहीं करेगा। यस और नो? नहीं कर रहा, चले जी उसके आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे फोकस नहीं करते, यहाँ फोकस करते हैं। जैसे ही मेरी इंप्लीमेंटेशन क्या हो गई, ये इंप्लीमेंटेशन इनइफेक्टिव कैसे हुई होगी? तो अब रिलेट करने की ट्राई करो। क्या मेरी फॉर्मुलेशन सही नहीं होने से मेरी इंप्लीमेंटेशन पे फर्क पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता? पड़ेगा या नहीं? मैंने समझाया, इस मैट्रिक्स को आपको ऐसे नहीं रीड करना, ये इसका वो उसका। ये मैट्रिक्स का मतलब ही ये है, इसलिए दिया गया कि ये इस ऑर्डर में चलता है। 1 2 3 4 जब आपका नंबर होता है आपको लिख के आने पड़ेंगे पेपर में, 1 2 3 4 आएगा ही आएगा, ये मुझे याद रखना मेरी बात। ऐसे ही बनाना है ये मैट्रिक्स, औरों की तरह से अलग बनेगा, बनेगा उसका रीजन है।
तो जब आपका 2 नंबर इनइफेक्टिव हुआ उसकी वजह से क्या मैंने बताया, अगर आपका 1 इनइफेक्टिव होगा तो क्या आपका 2 इनइफेक्टिव हो सकता है। फॉर्मुलेशन में अगर कुछ ना कुछ एरर रह गया तो इंप्लीमेंटेशन में कहीं तो प्रॉब्लम आएगी। अगर ऑन द पेपर आपने एक प्लान डेवलप करके जब ब्लूप्रिंट बोलते हैं उसको, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो जब आप चीज को बनाने लगोगे तो वहां पे आके अटकोगे तो आप भी कि भाई यहाँ तो है ही नहीं पेपर में ये चीज जो तू बनाने को बोले, तो कहीं ना कहीं फॉर्मुलेशन सही नहीं हुई तो क्या इंप्लीमेंटेशन एरर मिलेगा। अगर इंप्लीमेंटेशन एरर मिलेगा तो मेरे को क्या होगा, मैं उस टाइम पे क्या मैं उस टाइम पे थ्राइव कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मेरी फॉर्मुलेशन में ठीक करने लगूंगा तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। इंप्लीमेंटेशन मुझे बचा के रखेगी, सर ठीक है आप बाकी को ठीक करो, हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं, चलता रहेगा, मतलब इसे गिरने नहीं देंगे। और बट जो भी आपकी फॉर्मुलेशन में एरर है उसे हम ठीक कर सकते हैं तब तक, यस और नो। तो क्या मैं सर्वाइव करता रहूंगा उस पीरियड ऑफ टाइम पे, बढ़ूंगा नहीं। अगर मेरा ये सही होता तो मैं कहाँ चला जाता, थ्राइव में चला जाता, पर थ्राइव में नहीं जा सकता। तो चैप्टर यहां से मैं कभी थ्राइव में नहीं जा सकता, मैं कहां से थ्राइव में जा सकता हूं, सर्वाइवल से। किसी को समझ आई। सिंपल, अगर मेरी फॉर्मुलेशन इज नॉट राइट, वेयर मेरी इंप्लीमेंटेशन विल बी राइट और नॉट, yes or no, yes, if my formulation is not right whether my implementation will be right or not, no, some error will be there। पर अगर मेरी इंप्लीमेंटेशन उस टाइम पे मैंने इफेक्टिव रखी तो क्या मैं सर्वाइव कर लूंगा, यस। अगर मेरी फॉर्मुलेशन इनइफेक्टिव है तो मेरा मरना पक्का है, यस, यस और नो। तो अगर मेरी इंप्लीमेंटेशन वीक है तो सर मैं मरूंगा ही मरूंगा, ये तो पक्की बात है। अगर मैंने इंप्लीमेंटेशन सही रख दी तो क्या कर लूंगा, उसको एटलीस्ट सर्वाइवल कर लूंगा, जब तक वो सही नहीं हो जाती तब तक क्या कर लूंगा। अब ऐसे उल्टा बोलूं, जरा समझाओ मुझे, वापस उस वर्ड पे आते हैं। सर अगर मेरी इंप्लीमेंट फॉर्मुलेशन इनइफेक्टिव है तो मेरा मरना पक्का है, लेकिन अगर मैंने ठीक कर ली तो मैं ग्रो करूंगा। इज इट मेकिंग सेंस, बताओ, इज इट मेकिंग सेंस नाउ, कि अगर मेरी फॉर्मुलेशन इनइफेक्टिव है तो मैं गिर तो रहा हूं, लेकिन अगर मैंने ठीक कर ली तो मैं ग्रो करूंगा। नहीं, आप क्या कर रहे होगे, सर्वाइव कर रहे होगे, क्योंकि इसने बचा रखा है आपको आपकी इंप्लीमेंटेशन ने। तो आपकी इंप्लीमेंटेशन आपको क्या करती है, बचा के रखती है। जब आपकी इंप्लीमेंटेशन किस बेसिस पे रहती है, किस बेसिस पे रहती है, किस बेसिस पे रहती है आपकी इंप्लीमेंटेशन, आपकी फॉर्मुलेशन क्या है इस वाले केस में, सर्वाइवल में इफेक्टिव है, तो मतलब मेरा प्लान बिल्कुल सही है। इंप्लीमेंटेशन में छुटपुट चीज नहीं मैच करी होगी, टारगेट वगैरह, तो मैं क्या करूंगा, सर्वाइव करूंगा। ये वाला एग्जांपल दिया था, यस और नो। तो अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरी फॉर्मुलेशन क्या हो जाती है, इनइफेक्टिव भी हो जाती है, और मेरी क्या फॉर्मुलेशन मेरी इफेक्टिव रहती है और मेरी इंप्लीमेंटेशन इनइफेक्टिव हो जाती है, तो वो मेरे को क्या करती है, सर्वाइवल करने में हेल्प करती है। और अगर मेरी दोनों इनइफेक्टिव हो जाती है तो मैं डाई स्लोली कर जाता हूँ। भी बोलो सर हमें समझ नहीं आया, तो तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं मुझे, तुम्हारे वर्ड से ज्यादा मुझे तुम्हारे चेहरों से पता चल जाता है कि तुम अभी कहाँ पहुंचे हो। सर हम और टाइम लगाएं इस पे, वर्थ है, जल्दी बताओ, रट्टा लगा लेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसका एक और एग्जाम्पल बना के लेके आता हूँ, ठीक है, किसी कंपनी के एग्जाम्पल से पढ़ेंगे इसको, तब तो तुम्हें शायद समझ आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं पहले थोड़ा सा, अगर टाइम बचा तो फिर से आएंगे इसके ऊपर, दिमाग खराब करते हैं इसको। बट ये सीखना चाहिए, याद रखना मेरी बात, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। तुम्हें सिखा नहीं पा रहा हूँ वो मेरे को लग रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं, विल कम बैक। सर फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन क्या है, आया यार एक आधी बार आया है, तंग करता है, ऐसे ही फालतू में आ जाता है पेपर के अंदर, और फिर बनते नहीं है पॉइंट्स। तो पॉइंट्स बना लेते हैं, हमेशा क्या आता है 3 से 4 पॉइंट्स मांगता है आपसे, 4 नंबर का आता है। तो छोटे छोटे सिंपल सिंपल 4 पॉइंट्स की बात करेंगे जो जो याद रह जाए। फॉर्मुलेशन, प्लेसिंग द फोर्सेस बिफोर द एक्शन, यस और नो। इसके मतलब क्या होगा, ड्यूरिंग, मैनेजिंग फोर्सेस ड्यूरिंग द एक्शन। तो इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है करना, तो ड्यूरिंग द एक्शन, और इसका मतलब होता है बिफोर द एक्शन, मतलब कहीं ना कहीं फोर्सेस को बिफोर द प्लान करना। तो सर एम्फोसिस ऑन फॉर्मुलेशन किस पे एम्फोसिस करता है, इफेक्टिवनेस पे, और ये एफिशिएंसी पे। यहां तक क्लियर है। सर ये किसकी एक्टिविटी होती है, फॉर्मुलेशन करना, टॉप लेवल वालों की, डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करती है, यस। तो ये किसके लिए, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में जाएगी, और ये ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग में जाएगी। चाहे आप ऐसे याद रख सकते हो एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी, तो लिख देना, नहीं लिख सकते तो ये होती है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए, वो होती है ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग के लिए। क्या यहां तक क्लियर है। सर उसके बाद सिंपल वाला पॉइंट कौन सा है, ये करी जाती है इंप्लीमेंटेशन से पहले, ये करी जाती है इंप्लीमेंटेशन के बाद। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन फॉलो करती है फॉर्मुलेशन को, और स्ट्रेटेजी ठीक है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन क्या करती है, प्रोसीड करती है स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन को, और वो फॉलो करती है। ये वाला पॉइंट भी सिंपल है।
तो सर एक तो हो गया बिफोर द एक्शन, आफ्टर द एक्शन, यस और नो? जल्दी जल्दी मेरे साथ, फॉर्मुलेशन हो गया बिफोर फोर्सेस, बिफोर द एक्शन, बिफोर द एक्शन, और इधर ड्यूरिंग द एक्शन। दूसरे नंबर पे इधर ये इफेक्टिवनेस, ये एफिशिएंसी। तीसरा कॉर्पोरेट लेवल जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में, और ये ऑपरेशनल लेवल बिजनेस लेवल वालों के लिए होगी। तीन तो क्लियर है। चौथा ये पहले आता है और ये फॉलो करता है तो बाद में आता है। यहां तक क्लियर है? अब अगर ये डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल वालों के लिए था तो ये कोऑर्डिनेशन किसके बीच में मांगेगा? टॉप लेवल वालों के लिए। ये किसके बीच में मांगेगा? मिडल एंड लोअर लेवल वालों के लिए। और ऊपर वाले ज्यादा सोचते हैं तो वो कौन सा प्रोसेस हो जाता है? इंटेलेक्चुअल। और ये थोड़ा कम सोचते हैं तो ये क्या काम करते हैं ज्यादा, तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाता है? ऑपरेशनल प्रोसेस। तो क्या हमें 4 से 5 पॉइंट याद रहेंगे? यस और नो? रख लेंगे 4-5 पॉइंट याद। बाकी ऊपर डेफिनेशन है, डेफिनेशन को याद रही तो लिख देना, नहीं याद रही तो सिंपल पॉइंट्स लिखना विदाउट डेफिनेशन विल आल्सो वर्क। क्लियर? अनदर सिंपल क्वेश्चन, वेरी 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 सिंपल। कई बार आया क्या सर, प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स बता दो किसके? स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन प्रोसेस के। तो कह रहा है बिल्कुल प्रिंसिपल एस्पेक्ट बता दो। अब इसमें वही मैं बता रहा हूं, इस वाले वर्ड की जगह कोई भी वर्ड है, स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस याद रखना, ये एक ही है पूरे की पूरी बुक में। ठीक है ना? बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, बट स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन पूछ रहे हैं एग्जैक्टली सिर्फ एट द टाइम ऑफ इंप्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो पूछना चाह रहा है। हमने पहले कौन सा प्रोसेस पढ़ा था ऊपर? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस पढ़ा था 5 पॉइंट वाला। यस, अभी तक वही प्रोसेस पढ़ा है एक, या और कोई भी पढ़ा है? टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी पढ़ा है, ठीक है। मतलब कोई प्रोसेस नहीं पढ़ा हमने जिसके अंदर कुछ क्या भी बन रहा हो, फ्लो डायग्राम टाइप्स, ऐसे तो कोई नहीं पढ़ा अभी हमने। यस और नो, विजन मिशन और यही वाला एक प्रोसेस और कुछ नहीं पढ़ा। तो इसके अलावा एक ये है बस, और जो सिंपल है इसके भी वो क्या नहीं पूछता, प्रोसेस नहीं पूछ रहे, वो आपसे पूछ रहे कि एस्पेक्ट्स बता दो कि कौन से एस्पेक्ट होते हैं जब आप क्या करते हो, स्ट्रेटेजी का एग्जीक्यूशन कर रहे होते हो प्रोसेस की। या फिर इसी जगह फैक्टर्स पूछ लेगा, नेचर पूछ लेगा, वट एवर एनी वर्ड वो यूज करना चाहे कर लेगा। बहुत सिंपल है, जो भी आपको याद रहे कहीं से भी आप उठा सकते हो, ऐसा कोई नया वर्ड नहीं है इसके अंदर। बट हम सिंपल तरीके से पढ़ते हैं जहां से इजी समझ आता है। पहले नंबर पे स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन शुरू होती है कहां से सर? बजट की एलोकेशन से। तो पहले तो आपको क्या करने पड़ते हैं? एलोकेट रिसोर्सेज टू क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज। तो सर क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है तो है, पर क्या याद नहीं रहेगा तो काम चल जाएगा? चल जाएगा। तो मतलब अगर बजट एलोकेशन की बात करूं तो सर एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूं, मुझे स्ट्रेटेजी को क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। अब मैं जब एग्जीक्यूट करने निकलता हूं सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई बजट कहां कहां पे एलोकेट हो रखा है, पहले ये बताओ। स्ट्रेटेजी को हमें उस तरीके से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा जहां सबसे ज्यादा बजट दिया होगा वहां से काम शुरू करेंगे। तो एलोकेट रिसोर्सेज टू क्रिटिकल स्ट्रेटेजी एक्टिविटीज। क्या टॉप लेवल वालों ने बोला हुआ होगा आपको कि पहले कहां से काम शुरू करना है या नहीं? और ये किसमें बोला होगा? किसमें बोला होगा? जो बजट दिया होगा टॉप लेवल वालों ने, या रिसोर्सेज को बताने का काम कौन करता है? टॉप लेवल। ऑपरेशन में क्या पढ़ा था हमने रिसोर्सेज को? बिल्कुल। तो अगर मैंने टॉप लेवल वाले जो मुझे बताते हैं कि ये रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे होने चाहिए, किससे क्या करने, कहाँ ज्यादा कहाँ कम, वो किसके थ्रू बताते होंगे? चैप्टर नंबर 1 का कोई नाम आएगा? विजन के थ्रू, मिशन के थ्रू, ऑब्जेक्टिव के थ्रू, गोल के थ्रू। चलो एमसीक्यू। मेरा बजट एलोकेशन किसका हिस्सा बनता होगा? विजन का, मिशन का, गोल का, ऑब्जेक्टिव का? बताइए बताइए। एमसीक्यू में नंबर लेने हैं ना अपने। किसका हिस्सा बनता होगा? बजट एलोकेशन के बारे में बताना। मैं विजन स्टेटमेंट में बनाता हूँ, बजट मिशन में बनाता हूँ, गोल रखता हूँ या ऑब्जेक्टिव रखता हूँ? बजट एलोकेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बजट वेयर टू बजट, वेयर टू बजट नहीं, किसमें कितना बजट नहीं मैं बात कर रहा, परसेंटेज पे नहीं आ रहा हूं। बजट एलोकेशन कहां कहां पे मेरा बजट जाएगा, ये मैसेज पास करना। मिशन स्टेटमेंट याद है कि नहीं? अगर मिशन को ऐसे मैं याद रखा करो कि क्या ये क्वेश्चन, कोई मेरे साथ इन्वेस्टर मेरी कंपनी में आ रहा है तो क्या ये क्वेश्चन उस बंदे के लिए रेलेवेंट है या नहीं है। अगर वो उस बंदे के लिए आपको रेलेवेंट क्वेश्चन लगे तो आपका हमेशा मिशन बनता है।
इसको सिंपल तरीका है, जब भी कोई आपके पास लाइन आए और आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो मिशन को सोचने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम वो क्वेश्चंस का आंसर्स देते हैं मिशन के अंदर कि कोई सामने वाला कल आके मेरे से मेरी कंपनी के बारे में जानना चाहे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं उसको दे पाऊं। तो क्या वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन में ये इन्फॉर्मेशन आती ही नहीं आती? क्या अगर मैं किसी कंपनी में जा रहा हूं और मैं उनको इन्वेस्ट करना है, क्या मेरे लिए क्वेश्चन जरूरी नहीं होगा कि सर आपका बजट एलोकेटेड कहाँ कहाँ है? अगर आपने बोला मैं 6 प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूं तो कितने प्रोडक्ट पे कितना जानना मेरा फर्ज है कि नहीं है? तो वेर एवर यू आर एलोकेटिंग बजट, माई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वुड बी, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन? यस और नो? यस। तो अगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो वो कौन से मिशन किसका हिस्सा होना चाहिए? वो मिशन स्टेटमेंट का। आप मुझे मिशन के अंदर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन थे, उसके अंदर एक क्या क्वेश्चन होगा? बजट एलोकेशन का क्वेश्चन होगा। आप मुझे उसका भी आंसर लिख के देंगे अपनी मिशन स्टेटमेंट के अंदर। क्या पॉइंट क्लियर है? विजन तो किसके लिए होता है? टॉप के लिए। उसमें अलग अलग पार्ट नहीं करते, आप एक लाइन में बताते हो हमें बहुत बड़ा बनना है या ये वो। उसके अंदर बजट कैसे एलोकेट है वो आपके कहां पे आ जाता है? मिशन के अंदर बजट कितना एलोकेट है, किस कैटेगरी को कितना दिया है, ये मेरा नीचे और चला जाएगा गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। क्या क्लियर है? ठीक है। तो बजट एलोकेशन के अंदर हम क्या करते हैं सर? हमारे मिशन में एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को। वहां पे बताया होता है टू क्रिटिकली स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज की भाई ये वाली स्ट्रेटेजी एक्टिविटीज के लिए 20% एलोकेट हुआ, ये वाली के लिए 40% एलोकेट हुआ, ये वाली के लिए 30% एलोकेट हुआ। इस तरीके से हम क्या करते हैं? अपना 100% बनाते हैं। तो पहले नंबर पे जब आप एग्जीक्यूशन करने लगते हो तो एग्जीक्यूशन कहां से शुरू करोगे? तो जिस हिसाब से बजट आपका एलोकेट हुआ होगा, जहां पे ज्यादा जिसको ज्यादा तवज्जो देनी है वहां पे आप सबसे पहले क्या करोगे? एग्जीक्यूशन शुरू करेंगे। दूसरे नंबर पे अब आपको जब काम शुरू करना है तो सबसे पहले आपको देखना है कौन सा बंदा कहाँ फिट बैठता है काम करने के लिए। तो उसके लिए क्या करनी पड़ती है? स्टाफिंग करनी पड़ती है कैपेबिलिटीज की। भाई ये हमारे पास बजट आया है और ये काम शुरू करना है तो इसके लिए एक स्किल्ड टीम चाहिए, और जो बंदा जिसकी जहां पे कैपेबिलिटीज मैक्सिमम बढ़िया यूज हो पाए वो वाली कैपेबिलिटीज वाला बंदा हमें वहां बिठाना पड़ेगा। क्या क्लियर है? फिर उसके बाद कौन कौन से सर हमें क्या 5 याद रखने हैं? बिल्कुल, अगर ये याद नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, बट क्या पॉलिसी अलाइनमेंट क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। क्या? क्योंकि आप पॉलिसीज जो बनाते हो क्या उसी के हिसाब से एग्जीक्यूशन करते हो? बिल्कुल करते हो। तो आपको इंश्योर करनी पड़ती है कि पॉलिसीज जो हैं वो सपोर्ट करे किसको? आपकी एग्जीक्यूशन को। अब ऐसा ना हो कि नीचे वाला बंदा बोले सर ये वाला काम आपका हो जाएगा लेकिन इलीगल तरीके से होगा, तो विल इट बी अ फैक्टर कि मुझे कंसीडर करना भी चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्या मुझे काम निकलवाना जरूरी है मेरी पॉलिसी से ऊपर? नहीं भाई, पॉलिसीज में लिखा गया है कि आपको ट्रू एंड फेयर काम करना है तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा। चौथे नंबर पे क्या है? बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो कहीं ना कहीं जो ये स्टाफ आपका काम कर रहा है कैपेबिलिटी वाला, क्या इनको अपनी बेस्ट प्रैक्टिस पे काम करना पड़ेगा? यस और नो? क्या सर इसमें से कोई 4-5 याद रखने? बिल्कुल। क्या काम करवाने के लिए जरूरी है? मोटिवेशन। तो आपको इनको कौन से मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स दिखाने पड़ेंगे लोगों को? ये वाला काम करोगे तो क्या फायदा मिलेगा, क्या नुकसान होगा? सबसे अच्छा क्या चाहिए आपको अपना काम धंधा चलाने के लिए? आईटी सपोर्ट, मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इंस्टॉल सिस्टम टू सपोर्ट स्ट्रेटेजिक रोल्स। अब इसकी वो हिरार्की बना लेंगे, पहले सारे पॉइंट देख लेते हैं। और अच्छा क्या चाहिए आपको सही काम निकलवाने के लिए? कल्चर एंड क्लाइमेट, जहां पे काम करने का मन भी करे। और लास्ट में आपको अच्छी क्या चाहिए? लीडरशिप, ताकि आपको क्या करे आपकी वीकनेसेस को वो ढकता जाए और कहीं ना कहीं आपका काम होता जाए। तो आपको एक अच्छा बिजनेस यूनिट लेवल वाला मैनेजर भी चाहिए जो फंक्शनल वाले हेड वाले को थोड़ा बहुत क्या करे, हेल्प करे कि भाई कुछ बिगड़ेगा तो मैं संभाल लूंगा। तो सर इस पे कुछ ना कुछ पॉइंट बनाते हैं। अब खुद से ही एक अच्छा एग्जीक्यूशन करना है आप लोगों को, तो व्हाट विल बी द फर्स्ट वर्ड टू गो फॉर? जरूरी नहीं आपको यहीं से शुरू करना है, जो मन में आए पहला। मोटिवेशन। अच्छा काम करवाना है तो मोटिवेशन। मोटिवेशन किसको देनी पड़ेगी? किसके लिए मोटिवेशन है? स्टाफ के लिए। स्टाफ कैसा होना चाहिए? स्किल्ड स्टाफ होना चाहिए। यस और नो? स्किल्ड स्टाफ होगा तो क्या निकल के आएंगी? बेस्ट प्रैक्टिसेस। नहीं निकल के आई तो क्या होगा? नहीं निकल के आई तो क्या होगा? नहीं निकली तो संभालने के लिए कौन चाहिए? अच्छा लीडर चाहिए। नहीं निकली तो भाई अच्छा लीडर होना चाहिए जो संभाल ले थोड़ा बहुत। और उनसे काम करवाने के लिए उन्हें क्या देना पड़ेगा? अच्छा कल्चरल इन्वायरमेंट देना पड़ेगा। किसी भी तरीके से शुरू हो जाओ जहां से तुम्हें सही लग रहा है। और अगर स्किल्ड स्टाफ होता कौन सा है जिसको क्या आना चाहिए? इंफॉर्मेशन सिस्टम की जिसको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। क्या बन जाएंगे पॉइंट्स? बिल्कुल बन जाए। क्या याद नहीं रहेगा? शायद हो सकता है पॉलिसी अलाइनमेंट याद नहीं रहे, हो सकता है बेस्ट प्रैक्टिसेस भी शायद चांसेस नहीं है याद रहने के। बजट एलोकेशन याद है, पर बजट एलोकेशन इज समवेयर इंपॉर्टेंट फॉर एन एग्जीक्यूशन प्रोसेस। व्हाई? क्योंकि एग्जीक्यूशन हमेशा बजट के बेसिस पे शुरू हो सकती है। किसी काम को करने के लिए वो सबसे पहले क्या चाहिए? उसका बजट चाहिए, पैसा चाहिए भाई। बिना बजट के नीचे वाला बंदा काम कैसे करेगा? अगर मशीन चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा करना अलाउड ही नहीं है तो मैं काम कैसे करूंगा? मशीन वाले को मशीन की परमिशन तो चाहिए ना कि हाँ भाई कल से आगे ऑन कर लेना। यस और नो? तो बजट एलोकेशन तो पहले नंबर पे है। तो बजट आपको मेरे को देना पड़ेगा। आप मुझे बजट देंगे
तो मैं आपको उसके अगेंस्ट में क्या करके दे सकता हूँ, फिर मेरे को बहुत सारे फैक्टर है। मोटिवेशन दोगे तो ज्यादा काम कर दूंगा, स्किल्ड बंदे लाओगे तो बढ़िया होगा, स्किल्ड वो होगा जिसको आईटी आती होगी। बाई चांस नहीं हो पाया तो लीडरशिप अच्छा दे देना, ताकि वो बंदा थोड़ा बहुत मोटिवेट कर दे, मोटिवेट करेगा तो अच्छा काम मिलकर आ जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं किसी भी थ्रू आप क्या कर सकते हो, स्टोरी में आगे पॉइंट बना सकते हो। कितने पॉइंट लिखने से, बस 5 याद रखने, कोई से भी क्या हो जाएंगे, डन है, ठीक है जी। अभी भी सिंपल है टॉपिक, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है सर। लिंकेजेस एंड इश्यूज इन स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन। सर कौन कौन सी लिंकेज होती हैं स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन में? अब तक हमने 2 लिंकेजेस की बात करी है हमेशा, कौन कौन सी? इंटीग्रेशन भी 2, वो भी 2, कौन कौन सी होती है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो सर ये कहाँ बहुत बार वर्ड आता है, बिल्कुल याद रखेंगे, इंप्लीमेंटेशन में भी होती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन, और किस में होती है? इंटीग्रेशन में भी होती है और लिंकेजेस में भी होती है। तो मतलब क्या सर, फॉर्मुलेशन और क्या, फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन आपस में किसी ना किसी थ्रू लिंक है या नहीं है? ये अच्छा वो अच्छा, ये खराब वो खराब, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो लिंक तो है ही है। तो कहीं ना कहीं एक फॉरवर्ड भी हो सकती है, बैकवर्ड भी हो सकती है। फॉरवर्ड का मतलब होता है प्लानिंग अफेक्ट्स एक्शंस, और बैकवर्ड का एक्शन एंड रियलिटी अफेक्ट फ्यूचर प्लानिंग। चलो थोड़ा समझे सर, फॉरवर्ड लिंकेज क्या होगी? चलो आप लोग वैसे ही जस्ट अ गेस, व्हाट इज अ फॉरवर्ड लिंकेज? जो भी फॉर्मेट किया उसे पुटिंग इनटू एक्शन। फॉरवर्ड की तरफ जाने का मतलब क्या, फॉर्मुलेशन से इंप्लीमेंटेशन या इंप्लीमेंटेशन से फॉर्मुलेशन? तो बस वही कह रहा है, फॉर्मुलेशन डिक्टेट्स इंप्लीमेंटेशन नीड्स। तो फॉर्मुलेशन में छुपा होता है कि तुम्हें क्या इंप्लीमेंट करना है, यस और नो? यस। तो न्यू स्ट्रेटजी ड्राइव्स स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड लीडरशिप अडेप्शन। तो मतलब जो भी आपने स्ट्रेटजी वगैरह बनाई है, उसके बेसिस पे आपको जो भी चेंज करना पड़े, स्ट्रक्चरल में चेंज करना पड़े या लीडरशिप में को अडेप्ट करना पड़े, मतलब कहीं ना कहीं जो आपने फॉर्मुलेट करा है अब उसको आगे की तरफ मतलब फॉरवर्ड लेके जाना है। तो जो जो भी चेंजेस कर रहे हैं, जैसा आपने प्लान बनाया, अब आगे काम करना शुरू करो। मतलब आपकी प्लानिंग जो आपने करी है वो क्या इफेक्ट करेगी आपके एक्शंस को। तो आपको अपना प्लानिंग के बेसिस पे क्या लेने पड़ेंगे, एक्शंस लेने पड़ेंगे। अगर वो कुछ चेंज मांग रहा है, कुछ अडेप्शन मांग रहा है, तो आपको करना पड़ेगा। और ये अडेप्शन चेंज किसके अंदर पड़ा था हमने, किसको करवाना पड़ेगा ये? रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? RLFC। तो क्या मैनेजमेंट को ये करना पड़ेगा काम, यस और नो? तो फॉर्मुलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है। जैसे ही फॉर्मुलेशन का प्लान रेडी हो जाए, उसके बेसिस पे एक्शन लेने का काम करना पड़ता है। और जब हम प्लानिंग स्टेज से एक्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो उसे कौन सा लिंकेज बोलते हैं? फॉरवर्ड लिंकेजेस। फिर आ गया कौन सा? बैकवर्ड लिंकेजेस। अब बैकवर्ड लिंकेजेस क्या होगा? जो हमने इंप्लीमेंट करने लगे उसकी बेसिस पे क्या हिलने लग जाएगी, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन किसी ना किसी तरीके से काम नहीं कर रही, तो पता चल जाएगा भाई फॉर्मुलेशन में कुछ गड़बड़ है, यस और नो? तो इंप्लीमेंटेशन फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फॉर्मुलेशन। तो मतलब कहीं ना कहीं मान लो क्या हुआ, फॉर्मुलेशन में हमने सोचा था हम ऐसे ऐसे करेंगे और हो जाएगा, पर जब करने निकले तो रिसोर्सेज ही शॉर्ट पड़ गए। क्या पॉसिबल है? सोची थी 1 लाख यूनिट बनाएंगे, 10 लोगों की टीम चाहिए होगी। अब 10 लोग काम तो पूरी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन यूनिट फिर भी 70,000 ही बन के आ रही है। फॉर्मुलेशन में गड़बड़ रहेगी। 15 लोगों का काम था, एस्टीमेट में 10 लोगों के हिसाब से सोच लिया, नहीं बन के आ रहे उतने प्रोडक्ट। तो किसी भी तरीके से क्या हो सकता है आपका, रिसोर्सेज की शॉर्टेज। तो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड स्ट्रक्चर लिमिट स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। तो एग्जिस्टिंग जो रिसोर्सेज वगैरह है या जो आपकी स्ट्रक्चर की लिमिट है, वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, आपकी चॉइसेस को रिस्ट्रिक्ट कर रही है। मतलब एक्शन एंड रियलिटी, जब आप एक्शन लेने लगे, रियलिटी में पहुंचे, तो वो इफेक्ट करने लगी क्या आपकी फ्यूचर की प्लानिंग। क्या फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए इंप्लीमेंटेशन करी थी? फ्यूचर प्लानिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, क्या अचीव करने निकले थे इंप्लीमेंटेशन करके? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, जिससे मेरा मिशन अचीव हो जाता है और मेरा विजन अचीव हो जाता। तो जो मेरी फ्यूचर प्लानिंग थी उसको कौन बिगाड़ सकता है सबसे पहले? कौन बिगाड़ सकता है? तो पूरा नाम मतलब इंप्लीमेंटेशन, यस और नो? मतलब इंप्लीमेंटेशन सही नहीं होगी तो क्या मेरा फ्यूचर वाला गोल मुझे मिलेगा, यस और नो? नहीं मिलेगा। तो वो नहीं मिलेगा का मतलब क्या है कि कोई ना कोई इंप्लीमेंटेशन करते हुए कुछ ऐसे फैक्टर आ सकते हैं जो क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मेरी फॉर्मुलेशन को। तो जब फॉर्मुलेशन के कुछ फैक्टर्स किसको इन्फ्लुएंस करें, इंप्लीमेंटेशन को, तो वो कौन सी इंप्लीमेंटेशन होती है? फॉरवर्ड। और जब इंप्लीमेंटेशन के फैक्टर फॉर्मुलेशन को हिट करेंगे तो कौन सी इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी? बैकवर्ड। तो क्या फॉरवर्ड लिंकेज बैकवर्ड लिंकेज क्लियर है? तो कौन सा वर्ड याद जरूरी याद रखना है? प्लानिंग अफेक्ट्स एक्शंस एंड एक्शन एंड रियलिटी अफेक्ट फ्यूचर प्लानिंग। यहाँ पे ये वर्ड जरूरी है कि जो इंप्लीमेंटेशन खराब होगी तो सबसे पहले हिट कौन होगा? आपका फ्यूचर प्लानिंग। ये ना बोलना पहले फॉर्मुलेशन हिट होगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई जो मैंने लास्ट में बोली? अगर तुम्हारा इंप्लीमेंटेशन के कुछ फैक्टर्स हिट होंगे तो सबसे पहले तुम्हारा हिट किस पे आएगा? तुम्हारे फ्यूचर की जो प्लानिंग के तुमने गोल ऑब्जेक्टिव कर रखे थे वो नहीं अचीव होंगे,
उसके बाद तुम बैकवर्ड जाके सोचोगे कि ये हुए क्यों नहीं सही, कौन से फैक्टर्स है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा किससे रिलेटेड है ये, फॉर्मुलेशन से। तब जाके तुम फॉर्मुलेशन पे अगर ठीक करने वाली चीज होगी तो फॉर्मुलेशन ठीक करो। क्या पता ऐसा भी हो सकता है इंप्लीमेंटेशन ही सही ना हो, फॉर्मुलेशन बिल्कुल ठीक हो। क्या हो सकता है, अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे थे कि नहीं, इंप्लीमेंटेशन का इनइफेक्टिव होना, पढ़ के आ रहे थे, तो इंप्लीमेंटेशन इनइफेक्टिव हो सकती है इवन इफ फॉर्मुलेशन इज, कौन सा वाला स्टेज था वो, सर्वाइवल था कि नहीं था, तो सर्वाइवल ही करोगे तो आपका क्या फ्यूचर प्लानिंग के गोल मीट हो जाएंगे। क्या चाहिए था हमें, थ्राइव चाहिए था या नहीं, यस और नो, क्या ये क्लियर है। एग्जाम्पल क्या दिया मैंने, अब ये समझा दो मुझे प्लीज, फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज, एनी एग्जांपल, मतलब कोई भी रिलायंस की किसी भी चीज से रिलेटेड तुम इसको पॉइंट को बना पाओ। हमने ऑलरेडी रिलायंस के एग्जांपल की बात कर रखी है जो यहाँ पे भी यूज होंगे। जियो, जियो बताइए, जियो में कैसे यूज हुई है फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज। क्या मैंने बताया था कि जियो के आने से पहले उसने ट्रांसफॉर्मर्स का धंधा करना शुरू के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया था। जियो तो बहुत बाद में आया था, क्या उसने नेटवर्क 18 को पहले ही ऐड कर लिया था, तब तक तो जियो की कोई अनाउंसमेंट नहीं आई थी मार्केट के अंदर, यस और नो। तो मतलब अगर उसने नेटवर्क 18 को प्री प्लान किया तो क्या उसकी प्लानिंग की वजह से क्या उसके एक्शन को इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब प्लानिंग में नेटवर्क 18 लेके आया, इसका मतलब इसके एक्शन में कहीं ना कहीं चेंज आना पड़ेगा। अगर इसको लिया किस लिए, अगर जियो नहीं खोलना तो उसके ऑयल और माइन के धंधे में तो नेटवर्क 18 यूज नहीं हो रहा, यस और नो। क्या वो अपने ऑयल की पब्लिसिटी नेटवर्क 18 के चैनल के थ्रू तो करने से रहा, मतलब वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म उसने लिया, जो उसने दिखाने का जो राइट्स लिए वो कहीं ना कहीं किसी के लिए थे कि कहीं ना कहीं उसके प्लानिंग में था भाई मेरे को जियो जैसा कुछ लॉन्च करना है, यस और नो। तो क्या वो उसकी फॉरवर्ड लिंकेज थी या नहीं थी, वो मर्जर होना क्या वो फॉरवर्ड लिंकेज का था या नहीं था रीजन, तो वो क्यों, कौन से स्टेप का पार्ट है वो, फॉर्मुलेशन का। कौन से चैप्टर में पढ़ा था हमने, चैप्टर नंबर 4 में, 4 कहाँ तक आता है, फॉर्मुलेशन तक। ऐसे ही याद रख लो, इससे सारी बातें याद रहेंगी। 4 में फॉर्मुलेशन थी, मर्जर वहीं पड़ा है। तो फॉर्मुलेशन में जो उसने नेटवर्क 18 के साथ अपना क्या किया था, कौन से वाले मर्जर का एग्जांपल था वो नेटवर्क 18 वाला, वर्टिकल मर्जर, कौन से वाले में करा था उसने, क्या आपस में दोनों चीजें रिलेटेड लग रही हैं, रिलायंस और रिलायंस नेटवर्क 18 क्या रिलेटेड है, नहीं है, तो कौन सा वाला होता है जो अनरिलेटेड में जाता है, गो बैक चेक, कौन सा वाला मर्जर है, हम कैसे भूल सकते हैं, कौन सी वाली वर्टिकल, उस वर्टिकल के अंदर क्या लिखा है, कौन सी वाली, अरे जोर की बोलो यार, सेम, सेम सप्लाई चेन कैसे है, तुम तो पढ़ के आ रहे हो, मुझे तो समझा दो। वो और ये एग्जांपल कैसे अटैच हो रहे हैं, कोई जोड़ेगा थोड़ा सा सोच के, रिलायंस जियो को वहां से, मेरे लिए इतनी अंडरस्टैंडिंग तो तुम्हारी होनी चाहिए। वो टॉपिक तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है यार, अभी तो तुम्हें चैप्टर नंबर 4 डिफिकल्ट नहीं लग रहा था। कहाँ गए भाई साहब ये रहे। हाँ जी, बताइए 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 बताइए।
ये यहाँ पे और वहां पे क्या डिफरेंस दे रहा है? क्या वैसे ये दोनों अनरिलेटेड है या नहीं है? यस और नो? यस और नो? या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अगर अलग से बात करूं, नेटवर्क 18 की अलग से बात करूं, आर दिस डिफरेंट? यहाँ हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे? तो हमने मर्जर एंड एक्विजिशन में हमने सोचा कि अगर इन दोनों ने मर्जर किया तो उसका रीजन क्या था, यही पढ़ रहे थे। तब हमने किसकी बात करी थी कि अगर इसने नेटवर्क 18 क्यों लिया, क्योंकि इसको क्या लेके आना था, जियो लेके आना था। तो यहाँ पे क्या ये दोनों आ रही है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड? तो हमने उस टाइम पे बात करी थी कि इसकी फॉरवर्ड अप्रोच क्या थी, तो ये बैकवर्ड कहाँ गया? यहाँ हमने इसको ऐसे समझा था, पर अगर मैं इसको क्या अगर इसमें घुसाना चाहूं तो नहीं घुस सकता क्या ये एग्जांपल? नहीं आ सकता क्या? ये यहाँ नहीं हो सकता क्या? हो सकता ऐसा था क्या कि ये एग्जांपल ही यहाँ का पक्का हो गया, मतलब इसके अलावा कोई जिंदगी में एग्जांपल ही नहीं बनेगा कॉन्ग्लोमरेट मर्जर का? हमने जो एग्जांपल यूज करा उसके पीछे की स्टोरी भी बहुत रेलेवेंट थी। ये तो मैं यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, इसको ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो यहाँ भी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों अनरिलेटेड है। कम्युनिकेशन और ये आपस में तो दोनों अनरिलेटेड है। यस और नो? नेटवर्क 18 का कोई काम ही नहीं है इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिस दिन उनका मर्जर हुआ होगा तब तो वो क्या थे, दोनों अनरिलेटेड थे या नहीं थे? क्या इसमें क्लैरिटी है कि ये यहीं आ सकता है कहीं और नहीं आ सकता, ऐसा किसी को लग रहा है? तो फिर हमारे कंसेप्ट में प्रॉब्लम है। क्या ये दोनों अनरिलेटेड मर्जर्स भी हो सकते हैं? यस और नो? है। हो सकते हैं ना। तो क्या अगर मेरे को यहाँ पे एग्जांपल डालना होगा तो कोई गलत कर देगा क्या? नहीं करेगा। पर यहाँ का हमारा स्टोरी का मतलब क्या था कि वो उस सप्लाई चेन में क्या कर रहा है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड के बारे में क्या करके चलते हैं, जब ग्रेटर कंट्रोल रखते हैं तब उसके बारे में, ताकि मेरी कॉस्ट क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। तो उसने क्या करा, पहले नेटवर्क 18 लिया क्योंकि उसे अपनी सप्लाई चेन को क्या करना था, पहले से उसने प्लान किया था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा तो वो सेम सप्लाई चेन में आ जाए। इसलिए उसने किसके साथ डील करी थी, नेटवर्क 18 के साथ मर्जर किया था, और बाद में उसने उसका यूज करके चेन का क्या निकाल के रिजल्ट निकाला, अपना जियो निकाला था। क्या यहां तक क्लियर है? यस और नो? अब मुझे बताओ कि जो मेरा क्वेश्चन है वो इससे अलग है या सेम है? बताइए जरा, जो मैंने क्वेश्चन पूछा वो सेम है या अलग है? टेल मी वाई। यहाँ पे रिलायंस जियो का मतलब फिर सेम होगा या अलग होगा? यार एक ही एग्जाम्पल को दो जगह पे यूज नहीं कर सकते क्या हम लोग? हमें कंफ्यूजन किस बात की हो रही है यहाँ पे? हम क्या, यहाँ पे हमारा स्टेट करने के लिए हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं क्या, रिलायंस वाले जियो वाले ने जो यहाँ पे क्या लिया, नेटवर्क 18 को यूज किया, क्या उसने प्लानिंग करी थी? करी थी कि मैं प्लान कर रहा हूँ किसको लेने का, उससे क्या उसके एक्शन इफेक्ट होंगे या नहीं होंगे? लिया है तो कुछ तो करेगा ही उसका। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जब उसने इंप्लीमेंटेशन करी, जब उसने इंप्लीमेंटेशन करी तब बताइए बैकवर्ड लिंकेज कैसे होगा? हाइपोथेटिकल सोचना है यार, मतलब ऐसा कोई हुआ नहीं है यहाँ पे ये। हम एग्जांपल ले रहे हैं सिर्फ, कोई और एग्जांपल भी आ सकता है, इसको काट के अपने हिसाब से लिख दो कोई एग्जांपल। आई एम ओके। बैकवर्ड क्या हो सकती है, मतलब रिलायंस जियो ने जब उल्टा जाएगा तो फॉरवर्ड लिंकेज होगी सर, नेटवर्क 18 को लिया और ताकि उसे जियो लेके आना था। एंड अगर बैकवर्ड लिंकेज की बात करें तो यार अब तो ये कहानी और आगे बढ़ गई है, ये किसके साथ मर्ज हो गया है? किसके साथ मर्ज हो गया है? अब तो ये एग्जांपल और अच्छा हो गया है। जब मैंने बुक बनाई थी तब तो एग्जांपल और अच्छा हो गया था, कैसे हुआ, किसके साथ मिल गया ये? अरे भाई जो उसके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज थे, स्ट्रक्चर क्या कर रहे थे उसको, लिमिट द, वो कह रहा भाई जियो के ऊपर तो ऑडियंस ही नहीं है क्योंकि उस लेवल का कंटेंट ही नहीं आ रहा। जियो पे आप लोगों ने कंटेंट देखा था पहले? सिर्फ जियो था जब वो, क्या उसका कंटेंट देखा था हम लोगों ने, किसी ने देखा था थोड़ा उसका कंटेंट, कुछ खास आता था क्या? अगर आता होता तो व्यूअरशिप भी बहुत ज्यादा होती कि नहीं होती? था या नहीं था? मैच आते थे सिर्फ, उसी को लाइव दिखा रहा था वो, तब वो चल रहा था क्योंकि उसका वो क्या दे रहा था, लाइव वर्जन दिखा रहा था फ्री में। यस और नो?
तो भाई अब सिंपल सी बात है ना, अगर उसको एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के बेसिस पे लगा कि मेरा कुछ लिमिट हो रहा है तो वो क्या करेगा, वापस बैकवर्ड लिंकेज नहीं करेगा कि भाई बढ़ावा मुझे ये जो तूने फॉरवर्ड लिंकेज में क्या करी थी, फॉर्मुलेशन करा था, इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, कुछ ऐड ऑन करके दे, मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, हॉटस्टार ऐड करवा के दे, तो ये मेरे को क्या वापस इसके बारे में फॉर्मुलेशन करनी पड़ेगी कि नहीं? यस और नो? फॉरवर्ड लिंकेज में क्या हुआ, नेटवर्क 18 को लिया, क्यों लिया, ताकि मुझे जियो लेके आना था। अब मैं जब जियो ले आया, मैंने जियो चलाया, इंप्लीमेंटेशन हुई, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में निकल के आया कि भाई जियो से तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा जो चाहिए था। उसने क्या जियो इसलिए खोला होगा कि कुछ कुछ लोग आके देखें? ऑब्वियसली नहीं। उसका क्या होगा, नेटफ्लिक्स को टक्कर तो देनी होगी, उसने ऐसा कुछ ही सोचा होगा, गोल इतना बड़ा तो रखा ही होगा कम से कम कि बड़ा कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बनाना है, टीवी चैनल बनाना है। जब उसने करने लगा तब एक्शन एंड रियलिटी जब उसने करे तब उसकी इफेक्ट क्या होगी, फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग क्या थी, विजन। विजन क्या था, नेटफ्लिक्स। क्या होगी इफेक्ट एक्शन एंड रियलिटी से, यस और नो? अब जब उसने करी होगी तो उसे क्या करना पड़ा, वापस जाना पड़ा, बैकवर्ड लिंकेज करनी पड़ी, किसके किसके पास जाएगा? नीचे वाले क्या कहेंगे, सर अब ये नहीं बन पा रहा नेटफ्लिक्स। वो कहेगा क्यों नहीं बन पा रहा, कैसा ऑडियंस ही नहीं आ रही। तो ये क्या करना पड़ेगा जी, इंटेलेक्चुअल लोग कौन है, हमसे क्या पूछ रहे हो क्या करना पड़ेगा, जो सोचते हैं उनके पास जाओ। तो सोचने के लिए कहां जाना पड़ेगा, ऊपर टॉप लेवल पे, यस और नो? तो टॉप लेवल पे इंटेलेक्चुअल लोगों जाऊंगा, कहूंगा भाई ये काम नहीं कर रहा, ये फ्यूचर प्लानिंग जो तुमने सोची थी, एक्शन करके देखा तो पता चला है तो नेटफ्लिक्स नहीं बन सकता। सिर्फ लोग आते हैं, जैसी मैच आता है उतनी देर के लिए खोलते हैं जियो, मैच खत्म, जियो बंद। ऐसी काउंट होती है व्यूअरशिप, नंबर ऑफ आवर्स कितने देखे एक बंदे ने, कितनी आईज के व्यूज आया। आप लोग देखते हैं पॉइंट नंबर आ रहा था 93.5 करोड़, ये करोड़ वो करोड़ आ रहा था, तो उतनी आईज वॉचिंग एट अ पर्टिकुलर सेंटर ऑफ टाइम पे नोटिस किया जाता है उसको। मेरा तो काम ही है प्रोडक्शन हाउस। हम तो कैसे देखते हैं, हम देखते हैं हमारी व्यूअरशिप कितने बंदे ने कितनी दी, कितने घंटे उसकी आंखें टिकी। कभी कभी तो क्योंकि आप खोल रहे होते हो, अगर आप कोई ऐप्स के तुम चैनल स्क्रॉल कर रहे हो फोन के अंदर, तब भी आपका वो खुल जाएगा और आप उसको खोल के आगे चले जाओगे, उसको काउंट नहीं किया जाता व्यू। खोल के रहना और खोल के आगे बढ़ जाना, ये होता है ना स्क्रोलिंग करना, स्क्रोलिंग पे काउंट नहीं होता व्यू। यस और नो? पता है हम सबको ये बात, स्क्रोलिंग इज नॉट अ व्यू, राइट? तो स्क्रोलिंग नहीं होगी, वो हटाना पड़ना, ये सारी चीजें हैं। तो जब उसने क्या करा, एक्शन एंड रियलिटी करा, तो उसे पता चला भाई ये तो मेरी फ्यूचर प्लानिंग का तो ये तो खराब हो गया, ये तो मेरा विजन ही मैच नहीं कर रहा। तो जब वो विजन मैच नहीं कर रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा, वापस फॉरवर्ड लिंकेज में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कौन बैठी है, फॉर्मुलेशन। यस और नो? अगर इंप्लीमेंटेशन काम नहीं करी तो विजन मैच होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो किस में जाना पड़ेगा वापस, फॉर्मुलेशन में। फॉर्मुलेशन को बोलना पड़ेगा भाई कुछ बदलो, जो भी बदलना है बदलो, मुझे नहीं पता क्या बदलोगे, पर क्या नहीं है जो तुम्हें गोल चाहिए वो तो जो तुमने बनाया है वो उससे तो अचीव नहीं हो रहा। क्या क्लियर है, यस और नो? तो क्या एग्जाम्पल फिट बैठता है कि नहीं बैठता, बैठता है या नहीं बैठता? सोचे यार थोड़ा सा, सोच सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं था एग्जांपल को सोचना। ये वर्ड जो है, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये लिखा होगा तो नंबर मिल जाएंगे, प्लानिंग इफेक्ट एक्शन एंड एक्शन एंड रियलिटी इफेक्ट फ्यूचर प्लानिंग। क्या लिख देंगे, इसके अंदर एग्जांपल याद है, रिसोर्स का कंस्ट्रेंट है और ये स्ट्रेटेजी ड्रिवन होता है। तो फॉरवर्ड में हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, तभी हम फॉर्मुलेशन की बात करते हैं। रिसोर्स कंस्ट्रेंट का मतलब होना कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन को रोकना या कुछ ना कुछ काम का ना बनना, और उसकी वजह से हमारे को क्या आता है, फ्यूचर प्लानिंग हमारी इफेक्ट होती है। क्या क्लियर है, जल्दी से क्या क्लियर है? जितना इजी टॉपिक्स नाम पढ़ने में लगता है ना, उतना मुश्किल आंसर बनाना होता है इन टॉपिक्स का। क्या कर दो डन की बढ़ो आ गया नहीं? कितने टाइप की लिंकेजेस होगी हमारी, दो। किसके अंदर, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन में। तो इंप्लीमेंटेशन में कितनी है हमारी लिंकेजेस, दो, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड के अंदर हम कहां से कहां जा रहे हैं, फॉर्मुलेशन से इंप्लीमेंटेशन की नीड्स डिसाइड कर रहा है कि भाई तेरे को क्या क्या करना है फॉर्मुलेशन में, मैं बता रहा हूं। तो कहीं ना कहीं हमारे को क्या चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस को और लीडरशिप को अडेप्ट करना पड़ेगा। ये वर्ड समझो, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे ये लिख सकते फॉरवर्ड में जा रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन में चेंजेस आएंगे, नहीं, कहाँ चेंजेस आएंगे, न्यू स्ट्रेटजी ड्राइव्स स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड लीडरशिप अडेप्ट। तो किस लेवल पे चेंज आ रहा है, किस लेवल पे चेंज आ रहा है, टॉप लेवल पे चेंज आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जब आप इंप्लीमेंटेशन कराने लगोगे तो फॉर्मुलेशन में भी आपको आपकी प्लानिंग कहीं ना कहीं आपके अपने एक्शंस को भी क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। मतलब फॉरवर्ड लेवल पे भी चीजों को क्या, फॉर्मुलेशन लेवल पे भी चीजों को क्या किया जाएगा, अफेक्ट किया जाएगा। तो बिजनेस लेवल भी अफेक्ट होता है, टॉप लेवल भी अफेक्ट होता है, कहाँ पे, फॉरवर्ड लिंक्वेज के अंदर। और जब आप बैकवर्ड लिंकेज में आते हो तब आप किस में पहुंच जाते हो, फंक्शनल लेवल पे पहुंच जाते हो। और उस वाले केस में जो आपकी एक्शन एंड रियलिटी होती है वो किसको अफेक्ट करती है, आपकी फ्यूचर प्लानिंग को। इतना आंसर आपको लिख के आना पड़ेगा जब एक क्वेश्चन आएगा। क्या क्लियर है? अब यहाँ पे तुम लोग क्या मिस करोगे, यहाँ पे तुम लोग बिल्कुल नहीं बताओगे कि यहाँ पे टॉप लेवल पे भी चेंज आता है। तुम सीधा बोलोगे फॉर्मुलेशन लिंकेज का मतलब है इंप्लीमेंटेशन में पहुंचा देना, और सारे चेंजेस तुम कहाँ पे डिराइव करने लग जाओगे, इंप्लीमेंटेशन लेवल पे।
यही इसका मिस है और यही इसका कैच है कि जब आप फॉरवर्ड लिंकेज की बात करते हो तो आप जहां पे काम कर रहे होते हो वहां पे भी आपकी प्लानिंग क्या करती है, आपको अफेक्ट करती है, ये बात याद रखेंगे। क्लियर? तो फॉरवर्ड के अंदर मेरा कौन सा लेवल हिट होगा? टॉप लेवल और बिजनेस लेवल, दोनों टारगेट मेरे हिट होंगे। और उसके बाद में बैकवर्ड लिंकेज में मेरा बिजनेस लेवल भी हो सकता है और मेरा फॉर्मूले जो मेरा फंक्शनल लेवल है वो तो मेरा हिट होगा ही होगा। तो इसको मिस नहीं करना है, क्योंकि मैंने जब प्लानिंग करी थी जियो की नेटवर्क 18 की तो मेरे को क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस और लीडरशिप एडेप्शंस नहीं करनी पड़ी होंगी। चेंजेस करने पड़े होंगे ना, लीडरशिप लेवल पे देखना पड़ा होगा कि भाई कैसे चलाना है इस बिजनेस को, नेटवर्क 18 को, स्ट्रक्चर क्या चेंजेस करने, कैसे ये ऑयल बिजनेस में मैं ये नेटवर्क 18 घुसाऊं, किस तरीके से मर्ज करूं इस बिजनेस को। क्या मुझे स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आए होंगे? क्या आए होंगे यार? समझ रहे हैं हम? तो वो जो चेंजेस आए होंगे और बैकवर्ड लिंकेज में जब उसने रिजल्ट नहीं दिया तो उसको कैसे मैं ठीक करूं, क्या क्या चेंज करूं, वो मैं बैकवर्ड लिंकेज के थ्रू बताता हूं। क्या क्लियर है? चलो, उसके बाद सर बिल्कुल छोटा सा की इम्प्लीमेंटेशन टास्क। सर कौन कौन से की टास्क होते हैं जब आप इंप्लीमेंटेशन की बात करते हो? चैप्टर नंबर 5 में जब आप पहुंचे तो पहुंचने पे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि यही आंसर है, इससे ज्यादा भी आप लिख सकते हो, बट द पॉइंट इज कि कौन कौन से की वाले हमारे टास्क हैं जो हम इंप्लीमेंटेशन करते हुए हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। तो इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो क्या होगा जी? इंप्लीमेंटेशन एक्चुअली में क्या करवाता है? अब हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम फंक्शनल लेवल के बंदे बन जाओ, बिल्कुल करने वाले। टॉप लेवल ने एक मैसेज पास किया, नीचे आ गया, हमारे तक पहुंच गया, बिजनेस लेवल का हेड बैठा हो गया, करना है भाई, करना है अब हमें। तो हम करेंगे क्या क्या? सोचिए। अब हम सीएज हैं जो बिग फोर में बैठे हैं, नाउ वी गेट कि हमें भाई कुछ काम मिला है, अब हमें करना है उसको। बताइए, आपके पास काम किस फॉर्म में आता होगा? आप यूजुअली अपने कलीग को बोलते हो भाई मुझे एक क्या मिला है, प्रोजेक्ट मिला है, यस और नो। यही लाइन होती है हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में। आप जाएंगे तो सिंपल भाई भाई एक प्रोजेक्ट आया है, एक प्रोजेक्ट मिला है, यही होता है कि नहीं होता? तो सबसे पहले वो क्या मिलता है? प्रोजेक्ट मिलता है, या आप किसी प्रोग्राम का हिस्सा बनते हो जो आपको करना होता है कि यार ये प्रोग्राम की वजह में डेवलपमेंट करनी है। अगर आईटी टर्म्स में बात करें, यार ये प्रोग्राम डेवलप करना है, प्रोजेक्ट मिला है यार डेवलप करना है, तो डेवलप क्या करते हो आप? प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट विद एलोकेटेड फंड्स। एलोकेटेड फंड्स कहां से वर्ड आया ये? प्रोसेस पे जाइए वापस, किस पे वर्ड आया? बजट एलोकेशन में। तो इसलिए बोला वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी कहानी पहली कहां से शुरू होती है इंप्लीमेंटेशन में? बजट से। तो ये याद रखेंगे, हमेशा बजट से कहानी शुरू होती है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, जैसे ही आपने इंप्लीमेंटेशन की बात आती है, आपका टास्क होता है, इसको सिंपल वर्ड में अगर समझना हो तो प्रोग्राम मैनेजमेंट आती है कि भाई पहले प्रोग्राम मैनेजमेंट होगी, बनेगी, बोलेगी कि भाई ये प्रोजेक्ट आया है एंड ये आप सबको चूज किया गया, आप लोगों को ये प्रोजेक्ट करना है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको क्या बताती है? आपका प्रोग्राम या प्रोजेक्ट के बारे में बताएगी कि आपको डेवलप क्या करना है और हमें कितना फंड मिला। अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में बताऊं, हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो हमारे को टाइमलाइन बताई जाती है, हमें बताया जाता है ये प्रोजेक्ट में क्या देके जाएगा, क्लाइंट्स कितने इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना, आपके प्रोजेक्ट का लिमिटेशन क्या है, आप प्रोजेक्ट कब तक अचीव करना है। जैसे मेरे पास जापान का पहला प्रोजेक्ट आया था, जब मेरे को याद है 20 अप्रैल को मेरे पास वो प्रोजेक्ट आया था एज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, कि हमें जापान में टेक्सास को अलाइन करना है। हमारा जो आईबी था वो जापान को सपोर्ट नहीं करता, दैट्स अ न्यू मार्केट फॉर अस। तो मेरे को 20 अप्रैल को आया, बट दैट वाज सो रिक्वायर्ड कि हमें 1 मई को उसको लाइव करना था। तो वो मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और सबसे ज्यादा लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट था, इसलिए मुझे वो बहुत अच्छे से याद भी है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 दिन थे एंड आई वॉज न्यू। मुझे कुछ नहीं आता था उससे पहले इम्प्लीमेंटेशन का। मुझे सिर्फ आता था पढ़ना, कि मुझे टैक्सेस पढ़ने आते हैं, मैं टैक्सेस बता सकता हूँ क्या लगेंगे, कैसे लगेंगे, लेकिन मुझे करना नहीं आता है जी। आई हैव जीरो नॉलेज अबाउट इट। मुझे सिस्टम्स नहीं समझ आते, क्योंकि मैं रिसेंट पास आउट चार्टर्ड हूँ, मुझे नहीं कभी सिस्टम चलाया ही नहीं जो आप लोग चला रहे हैं। मुझे आएगा कैसे? तो ये आता है तब जब मैं पहली मीटिंग में गया तो वहां पे क्या चीज है कि क्यों हम जापान को लेके आ रहे हैं। उस प्रोजेक्ट का नाम था, जो बाद में चेंज हो गया था वैसे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नाम था कि हमें टैक्सेशन का क्या करना था। तो जेपी नेशनल टैक्सेस के नाम से वहां पे टर्म चलती है, तो हमें क्या करना था, इंप्लीमेंटेशन ऑफ जेपी नेशनल टैक्सेस। दैट वाज द प्रोजेक्ट नेम। तो वो मुझे दिया गया कि ये प्रोजेक्ट है तो टैक्सेस आप हैंडल करेंगे श्योर। मैं कहा ठीक है सर। तो वो मेरे पास आया था, तो उसके अंदर मेरे को क्या क्या आया, उसके अंदर मेरे को डेट आई कि भाई 1 मई को लाइव करना है इसको। आज क्या है, 20 अप्रैल। तो 9 दिन में हमें प्लान भी करना है, एग्जीक्यूट भी करना है, इंप्लीमेंट भी करना है। मुझे रीड करने हैं सारे के सारे टैक्सेस, दैट्स अ न्यू मार्केट। उसके बेसिस मुझे डॉक्यूमेंट डिराइव करके लेके आना है कि इसमें क्या क्या होगा, किस लोगों को चार्ज करना है, किसको नहीं करना है, कब नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, ये सारे आंसर्स होने चाहिए। उसके लिए मुझे जापान का एक डॉक्यूमेंट आता है जो वो लोग ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके भेजते हैं, तो वो आया, तो वो मुझे पढ़ना था।
तो वो पढ़ने के बाद मुझे उसको एक समरी में बनाना था जिसको मैं अपने और लोगों को समझा सकूं जिनको टैक्सेस की नॉलेज नहीं है, तो वो लेमन लैंग्वेज में होना चाहिए उसकी। तो ये सारा का सारा क्या है, डेवलप प्रोग्राम मैनेजमेंट थी वो मेरी, जो मैंने सीखी, पीएमपी प्रोग्राम बोलते हैं जिसको, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसका कोर्स आता है, आप लोग कर भी सकते हैं, दैट्स अ गुड कोर्स। उसमें सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि कैसे प्रोग्राम आएगा तो हैंडल कैसे करना है, डेवलप कैसे करना है, प्लान प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस करने हैं, ये सब सिखा जाता है। तो इट्स अ कोर्स, इट्स अ मतलब आप सीए के साथ में किसी के साथ में भी, ये बहुत सारे कोर्स है, आईआईबीएम करके एक इंस्टीट्यूट है वो सपोर्ट करता है इसको बेस्ट। तो बहुत सारे हैं, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ वही इंस्टीट्यूट है, बट दैट्स अ वेरीफाइड इंस्टीट्यूट। तो आप वो वाले कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या करें सर, ऐसे बहुत सारी चीजें करने को, तो लेकिन द पॉइंट इज कि आपको वो डायरेक्टली क्या सीए में हेल्प करेगा, बहुत हद तक नहीं, बट क्या आपको प्रोग्राम मैनेजमेंट आ जाएगी, विच इज अ वेरी बिग थिंग, यस बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, बट थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दीज आर बहुत बड़ी बड़ी अलग चीजें होती हैं। तो जब वो आया था तो सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन की जब कहानी आई तो मेरे पास सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन आई कि मेरा प्रोग्राम में प्रोजेक्ट किया है और विद एलोकेटेड फंड्स, कि सर कितने लोग फंड्स, यहाँ पे का मतलब होता है कि वहां पे टोटल फंड्स इन द सेंस कंपनी फंड्स, कंपनी के लिए फंड्स होता है नंबर ऑफ मैन आवर्स। तो वो बताते हैं भाई इतने घंटों में इतने लोग मिलके ये प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में कॉस्ट प्रोजेक्ट की फंक्शनल लेवल वालों को नहीं बताई जाती। आप लोग समझ सकते हैं ये बात कि 1 लाख का काम है, 2 लाख का काम है, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बात नहीं चलती है कि 10 लाख का प्रोजेक्ट आया भाई कंपनी के अंदर। अगर ये हिरारकी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तब ऐसी चीजें नहीं चलती। छोटी मोटी 10 लोग की कंपनी होगी तो बता भी देंगे, बट बड़ी कंपनीज में यूजुअली आपको किस टर्म्स में बताया जाता है प्रोजेक्ट का फंड्स, कितने लोग लग रहे हैं और कितने घंटों का काम आया है। तो एफटीई करके एक टर्म यूज होती है, कितने मैन आवर्स में काम करा जाएगा। 1 FT का मतलब होता है एक बंदे के 3 दिन के 8 8 घंटे। तो उस हिसाब से आपकी कॉस्ट कैलकुलेट होती है कि ये बंदा मुझे कितने का पड़ रहा है, डिवाइडेड बाय कितने दिन में कितने का पड़ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय इसके 3 दिन कितने के पड़ेंगे, और आप उससे कॉस्ट निकाल सकते हो। इस तरीके से आप डिराइव करते हो हाउ मच कॉस्टली द प्रोजेक्ट इज, कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट ले रहा है वो। अब सोचो अगर कोई बहुत बड़े लेवल का बंदा 3 दिन काम करेगा और उसकी 1 1.5 करोड़ की सैलरी है, तो मत कर लो उसको डिवाइड, तो पर डे का कितना खर्चा आ रहा है उस प्रोजेक्ट पे। अगर उतना कम खर्चा आ रहा है तो कंपनी उससे कितना ज्यादा चार्ज भी कर रही होगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं हम? प्रैक्टिकली क्या चलता है, ऐसी कंसल्टेंसी के चार्जेस होते हैं। तो सबसे पहले सर क्या आता है, जैसे इंप्लीमेंटेशन की बात आती है क्या डेवलप किया जाता है, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स। पता चलता है कि सर प्रोग्राम कैसे डेवलप करना है, प्रोजेक्ट आया विद द एलोकेटेड फंड्स क्या आएंगे, उसे बोलते हैं प्रोग्राम मैनेजमेंट। उसके बाद में डिजाइन करना पड़ता है मुझे क्या, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। तो जैसे उन्होंने मुझे बोला कि जापान का प्रोजेक्ट आया, तो क्या जापान मेरे सिस्टम में पहले से होगा, क्या मेरे सिस्टम में पहले से जापान था कभी? नहीं था। कोई क्लाइंट क्या मेरे पास जापान का था? नहीं था। तो क्या मुझे स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ा कि कल से मेरे पास जापान के लोग आएंगे, टैक्सीज आएंगे तो वो लगे, वो परसेंटेज, उसकी परसेंटेज है 15.315% जो उनका नेशनल टैक्स है। अब वो तो मेरे सिस्टम में एक भी ऐसा टैक्स रेट नहीं था, क्योंकि किसी और कंट्री में लगता ही नहीं है। तो क्या मुझे वो मेरे सिस्टम में डालना पड़ेगा? लगाना है तो यस और नो डालना पड़ेगा ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर डिजाइन करूंगा तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल सिस्टम फॉर एग्जीक्यूशन। अरे भाई क्या सिस्टम एग्जिस्ट करता है क्या, वो खुद से काट लेगा टैक्स? मुझे तो कुछ देना पड़ेगा ना कि कल ये क्लाइंट आए ये चले, क्योंकि हर कोई काम ऑनलाइन वो नहीं करना होता बैठ के मैनुअली। 1 मिलियन वो होंगे क्लाइंट जो रोज ट्रेड करेंगे, तो रोज रोज 1 मिलियन का क्या मैं खुद से टैक्स काटूंगा निकाल निकाल के, ला 15.315% दे दे? ऑब्वियसली नहीं। तो मैं क्या बनाऊंगा, एक एसटीपी प्रोग्राम बनाऊंगा, सिस्टम बनाऊंगा जो अपने आप उसका क्या करेगा, टैक्स काटेगा, इस अकाउंट में डालेगा, यहाँ से अपने आप उठेंगे और उस वाले अकाउंट में जाके जमा हो जाएंगे जो सरकार का अकाउंट है। क्या क्लियर है? तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ फिर, इंस्टॉल सिस्टम फॉर द एग्जीक्यूशन। तो सिस्टम एंड पॉलिसीज के बेसिस पे अपना काम बनाता हूँ। फिर लास्ट में क्या आ गया, डिवाइस द फंक्शन, डिवाइस करता हूँ फंक्शनल पॉलिसीज को, जो भी मेरी फंक्शनल पॉलिसीज है, जो मेरे को काम करना है, कैसे करना है, वो सब आते हैं। और लास्ट में क्या आता है, प्रोवाइड द बिहेवियरल इनपुट्स। तो क्या मेरे ऊपर भी कहानी होगी कि मेरे को क्या क्या चाहिए, मैं अपने क्या इनपुट्स नहीं दूंगा क्या कि सर इतना जल्दी नहीं हो सकता? ये भी तो बोल सकता हूँ कि सर 10 दिन में नहीं हो सकता भाई, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यस और नो। तो लास्ट में आप क्या करते हो, प्रोवाइड करते हो क्या, अपने बिहेवियरल इनपुट्स। तो क्या यही पॉइंट लिखने हैं? ये हमारे बुक में तो यही है, बट क्या हमें याद रह सकते हैं? मुझे नहीं लगता बहुत याद रहेंगे। तो हम बना सकते हैं इस पॉइंट को। कौन कौन सा पहले नंबर में क्या याद रहेगा सर? इंप्लीमेंटेशन करते हुए जब टास्क की बात आती है तो सबसे पहला टास्क होता है उसका नाम क्या होता है, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट को डेवलप करना। किसके थ्रू? एलोकेटेड फंड्स जो भी होंगे या जो भी बजट होगा। बजट लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने बजट बना लिया, अब उसके बेसिस पे हमें क्या डिजाइन करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका सिस्टम करना पड़ेगा। अब इतना तो कर लिया। अब जो भी आप प्रोग्राम बनाओगे वो किस बेसिस पे चलेगा, आपकी फंक्शनल पॉलिसीज। तो आपको क्या, अब इसको कैसे याद रखेंगे, क्या आपको जो भी आपने काम करना है क्या उसको वो फंक्शनल पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मान लो वो मेरे को कह दे कि आपको सिर्फ टैक्स काट के जमा कराना है, तो मैं कहूंगा ठीक है सर मैं कुछ नहीं करता, हम एक क्या कर लेते हैं, एक्सेल बना लेते हैं। रोज के एक्सेल पे हम 1 मिलियन क्लाइंट्स का डेटा निकाल लेंगे, एक्सेल पे फॉर्मूला लगा देंगे सीधा। लग सकता है कि नहीं लग सकता? मुझे बताओ, एक एक्सेल पे अगर मैं एक क्लाइंट्स निकाल लूं, उनका निकाल लूं, आज उसने इतना ट्रेड लिया, मल्टीप्लाई बाय ये शेयर की अमाउंट थी, इक्वल्स टू इतने अमाउंट का बाय करा, मल्टीप्लाई बाय 15.315% इक्वल्स टू ये टैक्स आया। क्या आ सकता है?
एक्सेल क्या काम नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, यस और नो? हाँ मुझे बताओ, एक्सेल में क्या प्रॉब्लम है? एक अमाउंट के ऊपर 15.315% चार्ज ही तो करना है। सिंपल सा तरीका तो ये है, वो हो तो सकता है, और वो एक्सेल में आएगा भी। वो क्या एक्सेल टोटल भी करके दे देगी कितना जमा करना है, और उसको उठाऊंगा, एक ही प्रोग्राम बनाऊंगा मेरी एक्सेल में, क्या बना दूं, मैक्रो बना दूंगा, जो अमाउंट आए उठे इस अकाउंट में चली जाए, वो चली भी जाएगी। क्या एक्सेल से काम हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। बट क्या मेरी फंक्शनल पॉलिसीज मुझे अलाउ करती है एक्सेल में काम करने को? बताइए, इज इट अलाउड? ये क्वेश्चन है कि नहीं है कि भाई तू ऐसा कर तो सकता है। जब मैं प्रपोजल ऑफ सॉल्यूशन रखूंगा उन लोगों के आगे, सर मैं ऐसा करने की सोच रहा हूं, तो तुम्हें क्या लगता है वो सामने वाले आपको प्रोजेक्ट दे के जाएंगे या नहीं? बताइए। अगर आपने ये सॉल्यूशन रखा कि सर एक्सेल में कैलकुलेशन कर लेंगे और जो भी अमाउंट निकल के आई, गलती होने का चांस ही नहीं, एक्सेल बिल्कुल अपने फॉर्म में सही लगाती है। एक पे लगाएंगे, कंट्रोल डी मारेंगे, सब पे आ जाएगा। तो उन्हें आपके ये तो ओपन नहीं है। चलो ठीक है, ये भी नहीं बात करते वो कर लेंगे नहीं कर लेंगे। अगर मैं ये सॉल्यूशन दूं, विल इट सीम्स वायबल? दैट्स माय पॉइंट। फर्स्ट थॉट क्या आ रहा है सुन के? हाँ लग रहा है, ना लग रहा है, इतना बता दो। इफ आई प्रपोज दिस सॉल्यूशन टू यू और तुम लोग मेरे से काम कराने आए हो, तो तुम्हारे को ये कन्विक्शन लग रही है कि मैं ये सॉल्यूशन दूं तो तुम लोग मान जाओगे, पैसे देने के लिए तैयार हो मुझे प्रोजेक्ट के? यस और नो? नहीं? नहीं लग रहा ना? क्यों नहीं लग रहा? तुम लोग ऐसे न्यूज फॉलो नहीं करते हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। तो ये कभी बहुत बड़े लेवल की मीटिंग थी बाहर, और उसमें सबसे बड़ा एजेंडा जो निकल के आया दैट वाज एक्सेल। आपको पता है, सबसे बड़ा एजेंडा जो निकल के आया दैट वाज अ फॉर मीटिंग फॉर ऑल द बिग बिग, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं और जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, दे ऑल सेट अप। ग्लोबल मीटिंग होती है यूएस में, और एक बार इंडिया में बैंगलोर में भी होने का मौका मिला था उसको, तो दैट वाज अ लकी पार्ट। और उसमें निकल के आया था एक्सेल, दैट यूज ऑफ एक्सेल इज वन ऑफ द बिगेस्ट हिंड्रेंस इन ग्रोइंग। क्योंकि आधे से ज्यादा कंपनी का मैक्सिमम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज सो रेलेवेंट एंड सो प्रेशियस पड़ा किस पे? एक्सेल पे। तो आप हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे उठा के देख लीजिए, और किसी की बात क्यों करें? हम मैक्सिमम अपनी बैलेंस शीट किस पे रखते हैं? क्या वो बैलेंस शीट किसी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है या नहीं है? अगर मैं उसको रेलेवेंट कर दूं इस मामले में कि वो जो पब्लिश होकर चलेगी लोगों तक, चलो वो तो करनी थी, लेकिन जो इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, जो ड्यूरिंग द मिड ईयर बनाई जाती है, वो औरों के लिए नहीं होती है, क्योंकि उसमें एक्चुअलिटी छुपी होती है। वो मार्च एंड तक आते आते उसको रिवाइव करके ठीक किया जाता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है, कि उसको वैसे प्रेजेंटेबल फॉर्म में दिखाना है कि जो लोगों को समझ आए और सही लगे, लेकिन उसके पहले उसकी कहानी बहुत गड़बड़ होती है। तो आप समझो, तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी, तो ये इन्फॉर्मेशन है जो मैं कह रहा हूं फिर भी उतनी रेलिवेंट नहीं होगी, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही मैं इसको इन्वेस्टमेंट बैंक्स पे या कुछ ऐसे बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ले जाऊं, तो सोचो कितना है एक बंदे का पूरा डेटा, कि उसके कितने पैसे पड़े हैं लॉकर में, कितना है क्या है, ये सब भी अगर मान लो एक्सेल पे हो, तो फिर तुम्हें क्या लगता है बैंक के अंदर कुछ और फॉलो होता है? एक्सेल फॉलो होती है वहां भी, एक्सेल शीट ही बनती है। हमारे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी एक्सेल शीट बनती है, उसमें मैं क्लाइंट्स का सारा डेटा निकालता हूँ, जब मुझे इनको वो करके क्लिक करके एक्सपोर्ट करना होता है, किसमें एक्सपोर्ट करूंगा? एक्सेल में एक्सपोर्ट करूंगा। तो वो उस मीटिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि वी शुड बैन और क्लोज एक्सेल, या हमें एक्सेल को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज वो कितने लीकेज वार्ड है यार। एक्सेल तो कुछ ऐसे कोई हैक करना बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। आप उसमें पासवर्ड ही तो लगा सकते हो, हद तो हद चेंज करने के लिए एडिट कंट्रोल कर सकते हो, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते एक्सेल पे। पासवर्ड कर दोगे उसको, पासवर्ड क्रैक करना एक्सेल कौन सा, तुम वहां पे जाके कौन सा ऐसे कोई एल्गोरिथम से पासवर्ड बना के लेके आते हो, 123 अपना नाम कर दोगे, इससे पर क्या करोगे? मतलब दैट्स नॉट हार्ड टू क्रैक। तो वो इतना बड़ा सर्वे था, एंड उनका सोचो 2.5 घंटे की मीटिंग में सिर्फ एक्सेल पे बात हुई है। तो निकल के आया कि भाई एक्सेल को बंद करें जितना हो सके जल्दी, एंड पाइथन पे शिफ्ट करें, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिलायबल फॉर्म है अपने आप को चीज को सेव करने के लिए और सेव गार्ड करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज आई थी। तो अगर मैं ऐसा सोल्यूशन प्रपोज करूंगा, तो वो मेरी किस में नहीं आता होगा? मेरी फंक्शनल पॉलिसी में ही अलाउड नहीं होगा कि आपको ऐसा कुछ नहीं देना जिसके ऊपर रिस्क रहे। तो मैं ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकता। मैं कहूंगा सर मेरा सिस्टम इतना सिक्योर है, मैं अपने बैक ऑफिस में, जो मेरे ऑफिस का बैक ऑफिस है जिसके अंदर ये डेटा मेंटेन रहेगा, वो सेफ है, वो कोई यूज नहीं कर सकता, बिकॉज किसी के पास भी क्या नहीं है, एक्सेस नहीं है, अदर देन ऑल द ऑथोराइज्ड पीपल ओवर हियर इन माय कंपनी। समझ रहे हैं? तो मेरी फंक्शनल पॉलिसीज में क्या मेरा डिसीजन होना चाहिए? यस। तो जितना भी मेरा सिस्टम होगा वो मेरे को कैसे गवर्न करेगा कि मेरी फंक्शनल
पॉलिसीज जैसा होना चाहिए वो, कोई और नहीं होना चाहिए। और लास्ट में मेरे बिहेवियरल इनपुट्स मुझे देने पड़ेंगे कि ये काम करेगा नहीं करेगा, सही है गलत है, ये सारा काम भी मैं करता हूं। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, ये सारे आपके क्या है कि टास्क है किसके, इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन टास्क। तो की इंप्लीमेंटेशन टास्क कौन कौन से होंगे मेरे साथ जल्दी जल्दी। पहले नंबर पे डेवलप करूंगा प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट, किसके बेसिस पे, जो भी एलोकेटेड फंड्स होंगे। दूसरा, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसके बेसिस पे डेवलप करना पड़ेगा। फिर तीसरा, इंस्टॉल करना पड़ेगा सिस्टम जो चाहिए उसको करने के लिए। चौथा, उसके फंक्शनल पॉलिसीज में रहना चाहिए वो। और लास्ट में क्या मेरे काउंट होंगे, मेरे बिहेवियरल इनपुट्स मेरे काउंट होंगे। और लास्ट टॉपिक आज का, सर लास्ट, कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं किसके अंदर, स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंटेशन करते हुए। इसका एक नाम था, क्वेश्चन पेपर में एक बार पूछा था, आइटरेटिव नेचर ऑफ बता दो किसकी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन की। तो लोगों को समझ ही नहीं आया क्वेश्चन क्या था, आना भी नहीं चाहिए था क्योंकि कोई बात नहीं बन रही, बट ऐसा लिखा था तो हम भी पढ़ लेते हैं। तो आइटरेटिव नेचर का मतलब क्या था, वो इश्यूज पूछना चाह रहे थे। क्वेश्चन ये आया था, आंसर मतलब अब मुझे नहीं पता क्वेश्चन ये आया था या नहीं आया था, ये कैसे लोगों ने जाना, आंसर ये था उसका। क्योंकि क्वेश्चन तो नहीं बनता, ये तो मैं भी एग्री कर रहा हूं, लेकिन जब सजेस्टेड आंसर आया तो दिस वाज द आंसर। तो अब ये आंसर था तो फिर इसका मतलब यही क्वेश्चन होगा। तो इसलिए जो आइटरेटिव नेचर ऑफ द स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन पूछी थी, सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन था, क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या एक्सपेक्टेशन थी उनके बच्चे से मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे सोचा उन्होंने कि आइटरेटिव नेचर लिखेंगे तो बच्चा इश्यूज बता देगा। वेरी हार्ड, मतलब मैं ही नहीं बता सकता था, मैं बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ये चीज। तो दैट वाज एब्सर्ड। मुझे नहीं पता उसकी ग्रेस मार्क्स मिले नहीं मिले, मुझे बहुत पुरानी बात है, तो आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट, बट यस। तो एक बार आया था, तो खुदा ना खास्ता हमारे साथ माड़ी हो जाए, जो तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारे साथ होती है, ठीक है, तुम्हारी खास किस्मत है नहीं, ऐसा हर किसी को लगता है अपने टाइम में, मेरे को भी लगता था। तो ये वाली चीज हमें याद रखनी कि आइटरेटिव नेचर एक ही जगह पे यूज हो रहा है, उसका मतलब है इश्यूज किसके अंदर, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन के अंदर। तो सर स्ट्रेटेजी की इंप्लीमेंटेशन करते हुए क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, जल्दी से, जो हम अभी ऊपर से पढ़ के आए हैं, ये टास्क करने थे, वो क्या बन जाएंगे हमारे, इश्यूज बन जाएंगे। तो क्या इशू आ सकता है, प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन। भाई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन मेरे लिए बहुत बड़ा इशू है। स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन करनी है मुझे, तो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो रहा जिसकी वजह से स्ट्रेटेजी बनानी थी, तो वो बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, रिसोर्स का एलोकेशन करना बहुत बड़ा इशू है। और तुम्हें कैसे याद रहेगा, लिखा तो है। बिल्कुल, तो कहां से याद रहेगा, जो हमने ऊपर क्या करा था, डिजाइन किया था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अगर वो सही तरीके से डिजाइन नहीं होएगा तो क्या आ जाएंगी, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती है इंप्लीमेंटेशन में। ये एक बड़ा इशू आता है निकल के। और बिहेवियरल इनपुट्स, कि मेरा बिहेवियरल इनपुट जो मैंने बोला, मैं इनपुट दूंगा कि भाई ये प्रोजेक्ट मुझे वायबल नहीं लग रहा, तो क्या ये इंप्लीमेंटेशन में हिंड्रेंस बनेगा, नहीं बनेगा, हो ही नहीं सकता, प्रोजेक्ट मैं मना कर रहा हूं। तो जब प्रोजेक्ट की बात आएगी तो साथ में किसकी बात आती है, प्रोसीजरल की। तो भाई प्रोजेक्ट तो पता चल गया, बट जो प्रोसीजर उसे इंप्लीमेंट करने का वही नहीं फॉलो करा जा सकता। प्रोसीजर में लिखा हुआ है ऐसे ऐसे फॉलो करना है, ऐसे ऐसे करूंगा तो 10 दिन में टाइम ही नहीं हो सकता ये प्रोजेक्ट। मेरे को तो 10 दिन ही मिले थे। प्रोसीजर में लिखा हुआ है पहले ये करना, इसको पास कराना, फिर ये करना, फिर इसको पास कराना, फिर ये करना, ऐसे नहीं हो सकता जी, तीनों एक साथ होंगे, एक बार पास होगा तो हो जाएगा 10 दिन में। अगर प्रोसीजर फॉलो करूंगा तो नहीं हो पाएगा। तो प्रोसीजर हो सकता है किसी चीज का जो इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम दे रहा हो। और लास्ट में क्या, ये फंक्शनल डायरेक्टिव्स, इसका मतलब फंक्शनल पॉलिसीज की, फंक्शनल पॉलिसीज के जो मेरे डायरेक्टिव्स हैं वो मुझे अलाउ ही नहीं कर रहे जो मेरा सोल्यूशन करने को। तो कहीं ना कहीं ये किस में आ सकता है, इश्यूज आ सकता है किसके अंदर, स्ट्रेटेजी की इंप्लीमेंटेशन में। तो टास्क के साथ में क्या याद रखने हैं, इश्यूज याद रखने हैं। तो टास्क का पहला पॉइंट क्या था, डेवलप प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम, इन दोनों को उठा के कहां डाल दो, इश्यूज में। तो प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन है, प्रोग्राम की बोल सकते हैं, प्रोग्राम की इंप्लीमेंटेशन और प्रोसीजर की इंप्लीमेंटेशन एक बड़ा हिंड्रेंस है किसके अंदर, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन के अंदर। क्या क्लियर है। दूसरा क्या था, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इधर क्या आएगा, स्ट्रक्चर, बिल्कुल। तीसरे नंबर पे, तीसरा क्या था वहां पे, सिस्टम इंस्टॉल करना, क्या मैच कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। चौथा क्या था, फंक्शनल पॉलिसीज के हिसाब से वहां काम करना होता है, नहीं करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फंक्शनल डायरेक्टिव्स। और लास्ट वाला क्या था, बिहेवियरल इनपुट्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिहेवियरल इनपुट्स। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स किससे उठाने, हमें टास्क से उठाने। क्या क्लियर है, यहां तक डन करें। सिर्फ हमें एक टॉपिक वापस करना है, वो हम बिल्कुल एंड में करेंगे, ये इफेक्टिवनेस वाला, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट अब तक कुछ था इस चैप्टर में, यहाँ तक हमने पढ़ा है सिर्फ एक टॉपिक, स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी, ठीक है, इसको मार्क कर लेना है। और इसके अलावा ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। इश्यूज, इश्यूज को भी मार्क कर लेना, इश्यूज का क्वेश्चन आया एक बारी।
कल आ जाएगा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये पूरा का पूरा ये वाला पेज, दिस पेज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बस इस पेज पे फोकस करना है हमें मेन पूरे चैप्टर में। अगर हमने ये कर लिया तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का तो यहाँ छुपा हुआ है। अब वो ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, वो वाला भी हो सकता है, वो वाला भी। ठीक है, तो बस ये 6 क्वेश्चन में से हमें एक क्वेश्चन जरूर आएगा। रोल आ जाएगा, हाउ टू मैनेज आ जाएगा, की एलिमेंट्स आ जाएगा। है बेसिक, बिल्कुल सिंपल, बट द पॉइंट इज बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट। और उसके बाद हम मैकेंजी करेंगे। ठीक है जी, सॉर्टेड है। आई थिंक हमारा कल तक और परसों तक हो ही जाएगा। ठीक है, कल और परसों में अगर हमें 15-15 मिनट एक्सटेंड करनी पड़ी क्लास तो हम करेंगे, और हम उधर वाली क्लास में ही बैठेंगे पहले से ही। ठीक है, मतलब मैं पूछ लूंगा, मैं बता दूं कौन सी क्लास है, पर ऐसी क्लास में बैठेंगे जो फ्री रहे, तो देन हमें 15 मिनट एक्सटेंड करने पड़े, 15 से 20 हम कर लेंगे, ताकि कल और परसों में खत्म कर दें। ठीक है, 15-20 मिनट बढ़ाएंगे, डन है। या फिर हम ट्राई करेंगे कि 1:30 शुरू कर दें। वो ठीक है, 1:30 शुरू कर दें। चलो 1:30 शुरू करते हैं कल ऑन द बिल्कुल पर्टिकुलर, और 1:30 से ट्राई करेंगे 3:30 3:45 तक करके खत्म करें 2 दिन में। ठीक है, फिर उसके बाद 2 दिन क्लासेस में क्वेश्चन बैंक एंड डन। ऑनलाइन वाले प्लीज कल के लिए ख्याल रखेंगे, कल हम 1:30 शुरू कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार ही रीड करेंगे आज का, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है इसके ऊपर, जस्ट रीड इट। बाय बाय।